अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। और आज हम बात करेंगे एक टैक्स केस का जो हर पाकिस्तानी टैक्स पेयर के इंटरेस्ट का है, क्योंकि इसमें वेल्थ स्टेटमेंट की बात होगी और वेल्थ स्टेटमेंट में भी ओपनिंग बैलेंस की बात होगी। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी और मैं आपको इनकम टैक्स की वेल्थ स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा और हम ये सारी बातें करेंगे। टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या taxdosti.com के होम पेज पे या हमारे टैक्स दोस्ती न्यूज़ है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि टैक्स प्लानिंग टैक्स टिप्स के हवाले से हम आपको गाइड करते जाएं ताकि आपको अपनी टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टैक्स राइट्स का पता चले। तो इस केस में और इसके बारे में हम ब्रीफली वीडियो बना चुके हैं कि ओपनिंग वेल्थ जो है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे टैक्स पेयर्स के, रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के। तो अभी एक तो मैं वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से पहले एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके जहन में आ जाए कि कौन सी फिगर्स की बात हो रही है, कौन सी फील्ड्स की, कौन से पेज की बात हो रही है जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में भी तीन किस्म के टैब्स होते हैं: पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और रिकन्सिलिएशन का पेज। तो रिकन्सिलिएशन के पेज की बात करेंगे तो उस हवाले से पहले मैं आपको वेल्थ स्टेटमेंट दिखाऊंगा, फिर हम इस टैक्स केस को देखेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट को जब देखेंगे तो उसमें मैं आपको दो तीन मेन सिनेरियोज बताऊंगा ताकि चाहे आप रेजिडेंट हैं और कई सालों से अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, चाहे आप रेजिडेंट हैं और अपना फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, किसी भी साल में हो सकता है, टैक्स ईयर 21 में कर रहे हो, 2022 में कर रहे हो, अब जब आजकल जो हो रही है, और हो सकता है कि आप नॉन रेजिडेंट हो और अब टैक्स ईयर 2022 में आप रेजिडेंट बने हो और अब जाके आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी हो। इस केस में इंटरेस्टिंग बातें ये भी हैं कि जो सिनेरियो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है ना पूछे जाते हैं हमसे कि जी ये बताएं कि ये जो वेल्थ स्टेटमेंट है ये नॉन रेजिडेंट ने फाइल करनी है कि नहीं। इस वक्त आपके सामने जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट होती है उसमें जो रिकन्सिलिएशन का पेज है वो इस वक्त आपके सामने है। और ये उसमें पहले चीज़ होती है नेट एसेट्स करंट ईयर, नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, नॉन रेजिडेंट कहते हैं कि जी हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे, तो हम कहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं जी मार्केट में तो लोग वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करवा रहे हैं और मार्केट में नॉन रेजिडेंट लोगों को ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर आप अपनी पाकिस्तान में एसेट्स खरीद रहे हैं और ख़रीदते जा रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं और आप डिक्लेयर नहीं कर रहे तो टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा, टैक्स वाले उस पर टैक्स लगा देंगे। जब आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो बड़े सारे मसले हो जाएंगे। तो ये उनसे सवाल पूछा जाता है। फिर उनको ये भी नहीं बताया जाता कि टैक्स लॉ में इम्यूनिटी है नॉन रेजिडेंट्स के लिए। तो टैक्स दोस्ती में जब हम स्टार्ट किया 2017 में, तो जो सबसे ऑब्वियस प्रॉब्लम था वो ये आज के टैक्स केस का है कि नॉन रेजिडेंट्स ने टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 116 116 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये कहता है कि ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैव टू फाइल देयर वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है ना। और वेल्थ स्टेटमेंट में ये जो पेज होता है इस पर आके वो रिकनसाइल करते हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। भी एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि नॉन रेजिडेंट्स कहते हैं जी ये हमने क्यों नहीं वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी। और ख़ास तौर पे 2018 के बाद तो नॉन रेजिडेंट्स कहते हैं कि जी वो तो जो रिटर्न भी हम ओपन करते हैं, जब वो स्पेशल रिटर्न भी हम ओपन करते हैं जो नॉन रेजिडेंट के लिए बनी हुई है, जिसमें कहते हैं जी हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम, वहाँ भी वेल्थ स्टेटमेंट शो हो रही है, तो उसको हम क्यों नहीं फिल कर सकते। तो उनको बताया जाता है कि नहीं आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना है क्योंकि ना ही पाकिस्तानी एसेट्स ना ही। और उसकी एक मेन वजह यह है कि रिकन्सिलिएशन में फिर प्रॉपरली रिकन्सिलिएशन नहीं होगी। लेकिन चले इस पर आगे बात करेंगे। अच्छा, अब रेजिडेंट लोग जो है उन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट लाजमन फाइल करनी है। जब कोई आईरस में अपना अकाउंट बनाता है, सपोज करें इस वक्त टैक्स ईयर 2023 चल रहा है, तो कोई डिसाइड करता है कि चले ठीक है मैं फाइलर बन जाता हूँ, या कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है, प्रॉपर्टी लेनी होती है, गाड़ी लेनी होती है, या उसको ईमेल में नोटिस आ जाता है,
तो वो कहते हैं चले, तो उसको प्रीवियस ईयर के नोटिस भी आते। तो वो फिर ये आर्ग्यू करते हैं, ये बात हो रही है रेजिडेंट लोगों की, ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं जो पिछले 5 सालों में मैंने टैक्स दोस्ती में फ़ेस किए हैं, और तनवीर से भी लोग डिस्कस करते रहे, लेकिन मेरे से ज़्यादा डिस्कशन हुई है। और वो कहते हैं कि जी हम रेजिडेंट लोग हैं, हम आयरस में अकाउंट बना रहे हैं जून 2022 में, जबकि इनबॉक्स में तो मुझे 2015, 16, 17, 18, 19 तक की रिटर्न्स के नोटिस आए हुए हैं। अच्छा, मैं उन नोटिस का जवाब नहीं देता, मैं जो हूँ बस टैक्स ईयर 21 और 22 की रिटर्न फाइल कर लेता हूँ। तो उनको हम समझाते हैं कि नहीं, चूँकि इनकम टैक्स रिटर्न तो हर साल नई न्यू होती है, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट जो है ना वो पिछली वेल्थ स्टेटमेंट से कनेक्टेड होती है, यानी पिछले साल के जो नेट एसेट्स करंट ईयर होते हैं वो इस साल नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर बन जाते हैं। तो वो हर वेल्थ स्टेटमेंट प्रीवियस वेल्थ स्टेटमेंट से अटैच होती है। और आप देखेंगे इस केस में होपफुली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकूँगा। आप अगर ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे टाइम स्टैम्प्स भी हैं, मतलब अगर आप इस टॉपिक से फेमिलियर है, इस केस से फेमिलियर है या कोई भी वजह है, तो फिर आप इन टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके उस टॉपिक पे जा सकते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो। पहले मैं वेल्थ स्टेटमेंट में रिकन्सिलिएशन पेज को एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद मैं टैक्स ट्रिब्यूनल के केस पे आऊँगा, जिसमें फिर सेक्शन 111 की भी बात होगी, 122(5)(a) की बात होगी, 122(9) के नोटिस की बात होगी, ये सब बातें हम करेंगे। तो इसमें यह है कि वो कहते हैं कि जी हम फिर सिर्फ 1-2 सालों की करते हैं, तो उनको समझाते हैं कि नहीं, अगर आपको नोटिस आए हैं इसका मतलब है कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी आपके CNIC पे, जिसका रिकॉर्ड होगा गवर्नमेंट के पास, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर के नोटिस भेजे हैं। और आपकी वेल्थ स्टेटमेंट रिवर्स में बनाना मुश्किल होती है, गोइंग फॉरवर्ड जो है वो फिर करेक्टली बनती है। यानी अगर आप सबसे पहले 2015 के नोटिस का जवाब देंगे तो उसमें आप 2015 की रिटर्न, जिस तरह इस ट्रिब्यूनल के केस में भी 2015 की वेल्थ स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो नेट एसेट प्रीवियस ईयर्स का मतलब होगा कि जो टैक्स ईयर 2014 के नेट एसेट्स थे वो, और नेट एसेट्स करंट ईयर का मतलब होगा टैक्स ईयर 2015, 30 जून 2015 के जो है एसेट्स। यानी कि जब भी हम बात करेंगे नेट एसेट प्रीवियस ईयर और टैक्स ईयर आपको बताऊं 2015, तो आप समझ लें कि नेट एसेट प्रीवियस ईयर का मतलब है कि 30 जून 2014 के एसेट्स की फिगर, और यहाँ मैन्युअली आप उसको एंटर करेंगे, और नेट एसेट्स करंट ईयर जिस 2015 के केस में 30 जून 2015 के यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे एंट्री जो भी फिगर आती है वो तब आती है जब आप इस रिकन्सिलिएशन के पेज के अलावा पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी के पेज पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ डालते हैं, तो उसकी जो नेट फिगर होती है वो यहाँ आती है। अच्छा, तो इस तरह करके रेजिडेंट्स को हम समझाते हैं कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को, अगर नोटिस आए, अगर आप अर्न कर रहे हैं, मतलब आप 3-4 साल से कमा रहे हैं, लेकिन आपने टैक्स फाइलिंग अभी स्टार्ट की है, तब भी आपको रेकमेंड कर रहे हैं। अब ये थर्ड सिनेरियो है जहाँ पर आपको नोटिस नहीं आया, टैक्स वाले नहीं पूछ रहे आपको, लेकिन फ्यूचर टैक्स ऑडिट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए, जैसे आप इस केस में देखेंगे कि जब कहा गया कि जी नेट एसेट प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर उससे सवाल जवाब किए गए, तो उसके पास प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स थी, उसने रिटर्न फाइल की हुई थी। क्योंकि देखें, अगर आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ डिक्लेयर नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट के पास अगर रिकॉर्ड कहीं और होगा, जैसे प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड होगा, व्हीकल्स का रिकॉर्ड होगा, आपकी बैंक अकाउंट्स का गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है, तब भी वो उसको ब्लैक मनी या अनडिक्लेयर्ड एसेट्स कंसिडर करेंगे, जब तक आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में प्रॉपरली एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस जो है पर्सनल एक्सपेंसेस वो नहीं शो करते, तो उस टाइम तक गवर्नमेंट ईजिली आपको कह सकती है कि जी आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, ये साल में एक दफ़ा करनी होती है। इसमें डेटा भी आपने एक दफ़ा जमा करना है, खुद रिटर्न फाइल करनी है या आपकी कंसल्टेंट ने करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छे कंसल्टेंट को जो है ना से ये काम करवाएं, ताकि जो है आपको प्रॉब्लम्स ना आए। अच्छा, अब ये था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमने बात की कि ट्रिब्यूनल के, लाहौर ट्रिब्यूनल के टैक्स केस की बात करेंगे। फोकस हमारा होगा नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर, जिसको आप ओपनिंग एसेट्स भी या ओपनिंग वेल्थ भी कहते हैं, और जौन सा भी टैक्स ईयर होता है उसके अंदर ये प्रीवियस ईयर की बात, प्रीवियस साल की बात हो रही होती है।
और फिर हम इसमें सिनेरियो जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नॉन रेजिडेंट्स के लिए और रेजिडेंट लोगों के लिए, ठीक है जी। अच्छा, तो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम रिकन्सिलिएशन के पेज पे आपके सामने इस वक्त थोड़ी देर से इसको डिस्कस करते हैं कि रिकन्सिलिएशन कैसे की जाती है। जी, तो अब अगर इसको आप टैक्स ईयर 2015 की वेल्थ स्टेटमेंट का रिकन्सिलिएशन पेज कंसिडर कर लें, तो ये जो नेट एसेट्स करंट ईयर का मतलब होगा 30 जून 2015 के जो उस दिन जो आपके जितने भी एसेट्स हैं उसमें आपकी मूवेबल एसेट्स भी आएंगे और इमूवेबल एसेट्स भी आएंगे, यानी प्रॉपर्टी भी आएगी, बैंक अकाउंट्स भी आएंगे, गाड़ी भी आएगी, ज्वेलरी, कैश, घर के आइटम्स वगैरह, जो जो चीज़ें आपने ख़रीदी हैं, आपके नाम पे हैं, आपकी इनकम से आई गई हैं, वो सारे यहाँ पे आएंगे। और ये इस रिकन्सिलिएशन के पेज पे एंटर नहीं की जा सकती डायरेक्टली, बल्कि जो इसके अलावा टैब होता है पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, वहाँ पर आप एंटर करते हैं। और लाइबिलिटीज़ का भी टैब होता है, अगर आपने ध्यान दिया नीचे उस पेज में लाइबिलिटी जब आप ऐड करते हैं तो फिर आपके एसेट, सपोज करें कि आपकी 20 रुपए की लाइबिलिटी थी और 100 रुपए के एसेट्स थे, तो फिर 80 रुपीज़ के एसेट्स की इनकम चाहिए होगी। 20 रुपये अंडरस्टूड है कि आपने उधार पे वो 20 रुपये का एसेट लिया। तो यहाँ पे सिस्टम में जो एंट्री आएगी, यानी कि नेट एसेट्स करंट ईयर हमेशा जो है वो सिस्टम जनरेट करेगा। नेट एसेट प्रीवियस ईयर जो है वो मैनुअल एंट्री, यानी ये स्पेस वाइट होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आप एज ए नॉन रेजिडेंट, जिस साल आप रेजिडेंट बनेंगे और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे, उस साल ये जो प्रीवियस ईयर के नेट एसेट्स हैं, यहाँ कोई फिगर नहीं आ रही होगी, क्योंकि प्रीवियस कोई रिटर्न नहीं होगी जो आपने फाइल की होगी। तो अब ये आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि आप रेजिडेंट कब बन रहे हैं। सपोज करें टैक्स ईयर 2022 में आप रेजिडेंट बन रहे हैं, इससे पीछे आप 10-12 साल से, 15 साल से नॉन रेजिडेंट हैं और आप पैसे भेजी जा रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में भी और अपनी फैमिली के भी बैंक अकाउंट में, और वो एसेट्स भी खरीद रहे हैं और वो अपने पर्सनल एक्सपेंड, यानी टोटली आप पे डिपेंडेंट है। तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न तो शायद फाइल की हो प्रीवियस ईयर्स की, अगर आपकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम थी एज ए नॉन रेजिडेंट, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट आपने फाइल नहीं करनी, चाहे आपके करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के भी एसेट्स हों पाकिस्तान में। और हमारे टैक्स दोस्ती यूट्यूब पेज पे भी और टैक्स दोस्ती ब्लॉग पे भी अगर आप चले जाए taxdosti.com पे, तो हम ये बात बार बार करते हैं कि नॉन रेजिडेंट ने रिटर्न फाइल नहीं करनी उस वक्त तक जब तक वो नॉन रेजिडेंट, जिस साल वो रेजिडेंट बन जाता है। और इसमें एक एग्जांपल ये है कि कुछ लोग कोरोना की वजह कुछ लोग वापस आए थे छुट्टियां मनाने पाकिस्तान में, कोरोना की वजह से वो फिर 183 डेज पाकिस्तान में ही रह गए, तो वो रेजिडेंट बन गए, तो उन्होंने फिर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है और उसमें पाकिस्तानी एसेट्स भी और वर्ल्ड एसेट्स भी शो कर। तो यहाँ पे जब आप टैक्स ईयर 2022 में नॉन रेजिडेंट से आप टैक्स ईयर 2022 में आप वापस आ गए, आप 183 डेज पूरे साल में रहे हैं, जुलाई 2021 से जून 2022 के दरमियान, तो आप जो है रेजिडेंट बन गए। यहाँ पर आप एसेट की फिगर डालेंगे। सपोज करें यहाँ मैं 15, और वही मैं ट्रिब्यूनल के केस की फिगर्स ही ले लेता हूँ, 15 मिलियन यानी 1,50,00,000 आप यहाँ डालते हैं, क्योंकि आपके जो एसेट्स हैं जिनका आपने प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हुआ है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप अपने सारे सालों का 10, 15, 20 सालों का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, यानी स्टैम्प पेपर, परचेज, टैक्सेस जो डिडक्ट, जो कुछ भी है, वो हार्ड कॉपी में भी रखें और सॉफ्ट कॉपी में भी रखें। ये आपकी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और आगे इनहेरिटेंस में भी और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। तो अब आप टैक्स ईयर 2022 में जो है वो ये मैनुअल एंट्री आपकी जो है आप करेंगे 1,50,00,000। अच्छा, अब पाकिस्तान आने के बाद, यानी 1 जुलाई 2021 को पाकिस्तान आने के बाद आपने पाकिस्तान में फिर आके 1-2 और एसेट्स खरीदे, तो यहाँ पे सपोज करें 2 करोड़ की फिगर शो हो रही होगी, यानी कि प्रीवियस ईयर के एसेट्स 15 मिलियन और नेट एसेट्स करंट ईयर 20 मिलियन, ठीक है, यानी 2 करोड़। तो यहाँ पे तीसरे कॉलम में आ जाएगा इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट्स, तो 50 लाख का इंक्रीज आएगा ये 703,003 में। इसको आपने जस्टिफाई करना है, इसको आपने प्रूफ करना होगा कि इस साल ये जो 50 लाख है ये कहाँ से मेरे पास आए। और फिर हमारे पास हेडिंग है इनफ्लो की,
उससे आगे नोट करें इनफ्लो भी यहाँ नीचे जो आप एंट्री सारी करते हैं, यहाँ आउटफ्लो से ऊपर तक ये जितनी भी एंट्रीज करते हैं ये वाइट खानों में, उसका टोटल यहाँ इनफ्लो में आता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इसका मतलब है कि वो सैलरी इनकम आपकी या कोई आपकी बिजनेस इनकम या कोई कैपिटल गेन वगैरह ये सब इसमें आ जाए। हो सकता है आप एक रिटर्निंग पैट्रियट है तो आप जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम हो, जो बाहर फॉरेन इनकम आप कमा रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है। कैसे एग्जेम्प्ट है वो हम आपको बता सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिए हुए। मतलब जारी बात है जब वेल्थ ये रिकन्सिलिएशन बनेगी तो इसमें बहुत सारी डिस्कशन हो रही है, अभी आपको ब्रीफली बता रहे। तो यहाँ पर आप जो है ना ये 3 तो इनकम सोर्सेज हैं। पहली 3 कि कोई प्रॉफिट वगैरह आपको हो सकता है 50 लाख का प्रॉफिट आपने नेशनल सेविंग लिए हो या म्यूचुअल फंड्स में, तो 50 लाख यहाँ आ जाएगा। तो ये जो 50 लाख का इंक्रीज इन नेट करंट एसेट है वो उसके साथ जस्टिफाई हो जाएगा। या फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने वो अपने पैसे वापस मंगाए हो, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए, और वो सेटल बैक हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, तो फॉरेन रिमिटेंस उनकी हो रही है, यानी उनके पैसे वहाँ पड़े थे और वो आहिस्ता आहिस्ता साल के दौरान मंगाते रहे, तो वो फॉरेन रिमिटेंस आपके लिए होगी। आप यहाँ 50 लाख लिख लेंगे, या हो सकता है आपको 20 लाख का प्रॉफिट मिला हो और 10 लाख की आपकी फॉरेन रिमिटेंस हुई हो, ठीक है। उसके बाद जो खाने वो थोड़े स्पेशलाइज्ड है। इनहेरिटेंस का मतलब है आपको अगर आपकी फैमिली से कोई पैसे मिले और उसके पीछे कोर्ट केस या अब जैसे नादरा का डॉक्यूमेंट होता है, अगर आपने प्रॉपरली अपनी फैमिली ट्री और सब कुछ है। फिर गिफ्ट वाला बड़े ख्याल से करना है क्योंकि गिफ्ट के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर आपको जेन्युइनली गिफ्ट मिला है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, या वो कैश की सूरत में था तो आपको बैंकिंग चैनल से मिला है, तो वो आप इनफ्लो शो कर देंगे। इसी तरह आपको अगर किसी एसेट पर गेन हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है आपने कोई चीज़ बेची हो मुल्क वापस आके, तो है। फिर इसी तरह ये बिल्डर की है। फिर ये अदर जो है ये भी बड़ा ख़तरनाक खाना है। इसको अदर जो अनाड़ी टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, नॉन प्रोफेशनल टैक्स प्रोवाइडर, वो एक तो क्लाइंट से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, उनसे वेल्थ स्टेटमेंट रिकनसाइल नहीं हो रही होती, क्योंकि ये सबसे मुश्किल पेज है पूरी टैक्स रिटर्न में। तो वो यहाँ अदर्स की कोई भी फिगर लिख देते हैं, कभी कभार तो लाखों रुपए लिख देते हैं। फिर जब ऑडिट होता है तो क्लाइंट वो तो चला जाता है पैसे लेके 1000 रुपये अपने, लेकिन क्लाइंट फिर जो है ऑडिट में वो पूछते हैं जी ये अदर्स आपने क्या, ये 75 लैक्स क्या है अदर्स का, तो कहता है मुझे तो कुछ नहीं पता। तो फिर वो 111A या 111B का केस बना देते हैं आप पे, ठीक है ना। तो टैक्स वाले भी अपनी जगह टोटली गलत नहीं है, 60% गलत हो सकते हैं कि उनकी नीयत होती है कि यार इस केस में मुझे कुछ मिल जाए। जैसे इस ट्रिब्यूनल में हम देखेंगे फैसलाबाद का केस है, वहाँ से हमेशा ऐसा हो रहा होता है। मैंने भी जो केसेस किए हैं फैसलाबाद में, सुनते नहीं हैं, कमिश्नर अपील भी नहीं सुनते, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू भी नहीं सुनते, और अपने से केस बनाई जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह करके आपने जस्टिफाई कर दिया इंक्रीज़ में। और फिर दूसरी तरफ अगर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस डाले हैं तो ये ब्लू खाना है, लेकिन वो जो तीसरा पेज है, आप पाकिस्तान आ गए हैं पर्सनल एक्सपेंसेस करें। अच्छा, हो सकता है आपने किसी को गिफ्ट दिया हो, वो यहाँ आएगा अदर्स में। अच्छा, अब अदर्स की दोनों तरफ, इनफ्लोज का भी अदर्स, ये इनफ्लोज का अदर है यानी आपको आया, और आउटफ्लो का अदर्स का मतलब ये है कि ना तो वो इनहेरिटेंस हो ना वो फॉरेन रेमिटेंस हो। इन सब खानों के लिए प्रॉपर गाइडेंस लेके फिर फिगर्स डालनी चाहिए, और आपका कंसल्टेंट जब डाले तो आप उसके साथ बैठ के डिस्कस करें कि यार ये गिफ्ट में तुमने ये फिगर क्यों डाली है। मैं इतने सारे केसेस अब ख़राब जो मेरे पास आए हैं, या तो कमिश्नर अपील के लिए या ट्रिब्यूनल के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए, जिन लोगों को एहसास हो गया कि जी गलती हो गई, नॉन रेजिडेंट हूँ और मैंने अपनी सारी एसेट्स डिक्लेयर कर लिया, अब रिवाइज करें, तो उनके कंसल्टेंट ने बैलेंस करने के लिए अदर्स में भी फिगर डाली हुई है, इनहेरिटेंस। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि जी ये फॉरेन रिमिटेंस 15 लाख, या किसी केस में मैं जैसे पूछा था 95 लैक्स, तो उन्होंने कहा नहीं जी 95 लैक्स तो आए नहीं है मेरे बैंक में, तो फॉरेन रिमिटेंस सिर्फ 25 लाख आई है या इस तरह आई है। तो वो फिर आपके लिए ऑडिट में और उसमें मसला होता है। तो ये तो एक तरह से जस्टिफाई कर देगा जो इंक्रीज़ हुआ है। बाकी पर्सनल एक्सपेंसेस आउटफ्लो जो है वो भी जो है ना, उसके लिए भी सोर्स चाहिए होती है। यानी अगर आपकी नेट एसेट्स में इंक्रीज़ नहीं भी हुआ, 15 करोड़ के आपके जो है 15 मिलियन यानी 1 करोड़ 50 लाख के ओपनिंग एसेट्स भी थे और क्लोजिंग भी 15 करोड़ के थे, तो यहाँ इंक्रीज डिक्रीज में ज़ीरो आएगा।
लेकिन अगर आपने पर्सनल एक्सपेंसेस शो किए हैं, गिफ्ट का आउटफ्लो शो किया है, लॉस शो किया है डिस्पोजल ऑन एसेट्स वगैरह, और या अदर्स में आपको कोई ऐसी और ट्रांजैक्शन हुई है जो आउटफ्लो हुआ है, किसी वजह से आपको देने पड़े पैसे जो जो ना एक्सपेंस थे ना गिफ्ट थे, तो भी आपको यहाँ पे सोर्स शो करना पड़ेगा, वरना ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट वाला खाना है ये ज़ीरो नहीं होगा। और इसको ज़ीरो करने के लिए लोगों ने ऐसे ऐसी उल्टी कलाबाजियाँ खाई हुई हैं कि नॉन रेजिडेंट्स के केस में भी, क्योंकि नॉन रेजिडेंट, मैं जब कह रहा था अभी वीडियो के शुरू में भी कि नॉन रेजिडेंट्स को वेल्थ स्टेटमेंट इसलिए नहीं फाइल करनी चाहिए क्योंकि फिर उनको अपने बाहर मुल्क की सारी इनकम शो करनी होंगी, सारी आउटफ्लो शो करनी होंगी, वहाँ के एक्सपेंसेस का, और पाकिस्तान के और बाहर के एसेट शो करने पड़ेंगे जिनसे उनको इम्यूनिटी है। ना तो उन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है, ना ही पर्सनल एक्सपेंसेस, ना ही एसेट्स, ना ही अपनी इनकम। हाँ, पाकिस्तान सोर्स को इनकम हुई है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न में शो हो जाएगी और उसको यहाँ पे मतलब वेल्थ स्टेटमेंट फिल करने की ज़रूरत है, और अगर आपने की है तो ज़ीरो कर दें। तो आई होप कि आपको नॉन रेजिडेंट के लिए समझ आ गया, और नॉन रेजिडेंट जिस साल रेजिडेंट बनेगा। अब हम देखते हैं कि एक शख्स जो है ना रेजिडेंट है लेकिन वो अपनी टैक्स फाइलिंग अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से क्या सिनेरियो बनेगा। और उसने एसेट्स भी बनाए हैं, उस पर टैक्सेस भी डिडक्ट हुआ, और वो रेजिडेंट था पिछले सालों में भी, मतलब वो कभी नॉन रेजिडेंट नहीं था। जी, तो जो रेजिडेंट पर्सन है वो टैक्स ईयर 2022 में डिसाइड करता है, ठीक है जी मैंने अब जो है ना टैक्स फाइलिंग करनी है। वो आयरस में अपना वो बनाता है अकाउंट, तो इनबॉक्स में देखता है कि 2016 से उसको नोटिस आए हुए, तो फिर 2016 की रिटर्न वो बनाएगा और उसमें मैन्युअली फिगर एंटर करेगा, क्योंकि 2016 से पीछे उसकी कोई रिटर्न आयरस में भी एंटर नहीं है और शायद मैन्युअली भी एंटर नहीं है। 2014 से आयरस स्टार्ट हुआ है, तो आप 2014 तक यानी 2014 से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि 5 साल वाला रूल है तो अब जो है आप पिछले 5 साल की रिटर्न्स अगर फाइल करेंगे तो आपकी 2016 से स्टार्ट होंगे। अच्छा, 2016 में नोटिस आया हुआ है, 17, 18, 19 में भी है, तो रिकमेंडेड है कि 2016 से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो वो प्रीवियस ईयर के एसेट्स यानी 30 जून 2015 के एसेट की लिस्ट बनाए कि मेरे पास एक गाड़ी थी, एक प्लॉट था, किस्तों पे था, या मैंने आउटराइट पेमेंट कर दी थी, या मुझे कोई गिफ्ट मिला था, या मुझे इनहेरिटेंस मिली, वो सारे एसेट्स जमा करके वो फिगर करेक्ट है। अच्छा, हम आगे जाके वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे कि एसेट्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एफबीआर ने आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स शो हो रहे हैं उनमें इमूवेबल एसेट्स और मेरे हिसाब से प्रोफेशनली स्पीकिंग कुछ मूवेबल एसेट्स पे भी टैक्स लगा दिया है। तो आपको बड़े ख्याल से अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है 2022 की रिटर्न फाइल करनी है। मैं बात कर रहा हूँ जो रूटीन में फाइल कर रहे हैं। तो हमारा जो टैक्स दोस्ती ब्लॉग है उस पर हमारा ब्लॉग पोस्ट है जिस पे ये जो टैक्स लगा है सेक्शन 7E का, वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है चैलेंज हो गया है। जो पॉइंट्स मैं आपको जो है इसके टैक्स के हवाले से वो सारे उस ब्लॉग पोस्ट ऊपर आपको एक जगह पे वीडियोस और कंटेंट वगैरह मिलेगा, तो वो अपनी जगह। और वो तो पेज पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब 2016 में रेजिडेंट पर्सन का नोटिस, पहला नोटिस है, तो वो 30 जून 2015 को जितने भी उसके एसेट्स हैं और माइनस लाइबिलिटीज़ वो नेट फिगर यहाँ लिखेगा, और 2016 30 जून 2016 को उसके जितने एसेट्स हैं वो यहाँ पर वो पर्सनल एसेट के पेज पे एंटर करेगा, तो यहाँ पर उसकी एंट्री आ जाएगी। हो सकता है उसके एसेट्स डिक्रीज हुए किसी भी वजह से, उसने प्लॉट बेच दिया, तो फिर यहाँ पे अगर डिक्रीज इन एसेट्स आएगा तो एक तरह से वो आपकी इनकम बन जाएगी, तो उसको फिर यहाँ आप पर्सनल एक्सपेंस में शो कर सकते हैं कि जी मैंने इस दौरान मेरे पास जॉब भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो मैंने, तो तब भी रिकनसाइल हो जाएगा। और अगर कोई इनकम थी भी तब भी जो है वो आपके जो जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं या और कोई एसेट्स बने हैं वो सारे बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो ये जेन्युइन रीजंस हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि मैं आपको एक डिफरेंट सिनेरियो बता रहा था रेजिडेंट पर्सन के लिए जो 2022 में फाइलर बनना चाह रहा है, लेकिन आयरस में इनबॉक्स खोला तो जो है उसके जो है वो नोटिस आए हैं 2016 से, तो 2016 से वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मैनुअल एंट्री करेगा,
नेट एसेट्स। और फिर इसी सीक्वेंस से अगर वो सैलरीड है तो नॉर्मल में आ जाएगा, बिजनेस इनकम है वो भी नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाएगी। अगर वो कोई एग्जेम्प्ट इनकम कमाता है जैसे पेंशनर है, आईटी फ्रीलांसर है, और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो एग्जेम्प्ट इनकम, वो फिर यहाँ पे आ जाएगी। ये सारे इनफ्लोज हैं क्योंकि जस्टिफाई करना है दो चीज़ों को, पर्सनल एक्सपेंसेस और बाकी आउटफ्लोज को जस्टिफाई करना है, और इंक्रीज इन नेट एसेट्स को भी जस्टिफाई करना है। तो ये सारे रीज़न, फिर हो सकता है उसको गिफ्ट मिला हो साल के दौरान, इनहेरिटेंस की वैल्यू उसके है, फॉरेन रेमिटेंस उसको, अब हम चूँकि रेजिडेंट की बात करें तो ये उसके भाई ने या फैमिली मेम्बर्स ने भेजे हो फॉरेन रेमिटेंस वगैरह, उसने अपना कोई एसेट बेचा, उस पर गेन हुआ हो, यानी कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पे। अब किस वैल्यू पे कॉस्ट वगैरह लेनी है ये हम उस ब्लॉग पोस्ट में वीडियोस लगाते जा रहे हैं कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये था सेकंड सिनेरियो जहाँ पर आप रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं, जो सबसे मुश्किल पेज है वेल्थ स्टेटमेंट का और टैक्स रिटर्न का, और रेजिडेंट पर्सन के लिए कर रहे हैं जो अब फाइनल। अब हम बात करते हैं वो रेजिडेंट पर्सन जो 1990 से, जब से वो जॉब कर रहा है, जब से वो बिजनेस कर रहा है, वो अपनी मैनुअल रिटर्न फाइल करता है 2014 में। अब जैसे मैं जो हूँ 2014, मेरा अगर आयरस अकाउंट देखा जाए तो मेरी पहले आयरस अकाउंट पे 2014 की टैक्स रिटर्न है, क्योंकि जैसे आयरस आया तो मैं फिर मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड पर आ गया। तो 2014 में मैंने अपनी पहली टैक्स रिटर्न फाइल की, उसमें इधर प्रीवियस एसेट में मेरा जो भी एसेट था, साइकिल थी मेरे पास, किताबें थी मेरे पास, और उसके अलावा मेरा बैंक बैलेंस था, कुछ पर्सनल आइटम्स थे, लैपटॉप थे, मोबाइल थी, ये थी। तो मतलब कहते हैं शरीफ और गरीब आदमी, तो मैंने जो है क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें वैल्यू के हिसाब से डालता गया और वो मेरी ओपनिंग वेल्थ बन गई। उसके बाद जो है मैं फिर जो टैक्स ईयर 2014 में फाइल कर रहा हूँ, तो 30 जून 2013 को जो मेरे एसेट्स थे, क्योंकि जॉब करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए थे, तो और ये सारी बातें अभी आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के केस में भी देखेंगे, सारी बातें रेलेवेंट है। और जो कंसल्टेंट आपसे ये बातें नहीं पूछते कि आप कब से कमा रहे हैं, कौन सी रिटर्न्स फाइल की है, कब टैक्स नेट का हिस्सा बना है, एनटीएन है, खुद भी जाके नहीं चेक करते ऑनलाइन पोर्टल पे वगैरह, तो वो आपका भी टाइम वेस्ट करे। और अगर आपसे पैसे कम ले रहे हैं तो वो तो और ज़्यादती, और अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो चले फिर कम से कम उनका तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो हम बात कर रहे हैं थर्ड सिनेरियो में, जहाँ पे रेजिडेंट पर्सन जो है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ प्रॉपरली फाइल कर, और पहली दफ़ा आयरस में 2014 में फाइल की। ठीक है जी, तो ये प्रीवियस नेट एसेट्स का मतलब बन गया 30 जून 2013 के एसेट्स, और करंट ईयर के बैंक बैलेंस वगैरह करके नेट करंट एसेट 30 जून 2014 के बन गए। फिर जो भी उसकी इनकम है, सैलरी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, और फिर ये सारे खाने भरे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहता है तो पर्सनल एक्सपेंसेस हुए, अगर किसी को जेन्युइनली गिफ्ट वगैरह दिया या कोई लॉस हुआ डिस्पोजल पे। एक आखिरी खाना होता है जो कैलकुलेशन में नहीं होता, ड्यूरिंग द ईयर जो भी एसेट्स आपने बेचे होते हैं, ट्रांसफ़र किए होते हैं, डोनेट किए होते हैं, उनकी टोटल वैल्यू जो वेल्थ स्टेटमेंट में शो हो रही होती है, चूँकि वो डिलीट हो जाते हैं उस साल, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं ताकि पता हो कि यार इतनी अमाउंट का हुआ है। और ये आपके कैपिटल एसेट्स के साथ भी, कैपिटल गेन के साथ भी मैच करता है। तो ये जो पेज है रिकन्सिलिएशन वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप समझ गए। और अब इस सिनेरियो में, थर्ड सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, ये जो हमारा ट्रिब्यूनल वाला केस है, उसके अंदर भी हमारा जो अपेलेंट है, और अब शुरू करते हैं जी अपना केस इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का। ये है जी इन दी अपेलेंट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू लाहौर, लाहौर बेंच है। इसका इनकम टैक्स अपील नंबर है 3030/ लाहौर बेंच LB/2021। केस इस टाइम पे फाइल हुआ था, टैक्स ईयर 2015 का है। और मिस्टर इफ्तिखार अशरफ जो है फैसलाबाद के जो रेजिडेंट हैं, क्योंकि आपकी रेजिडेंस या बिजनेस के हिसाब से आपका आरटीओ वगैरह वो होता है, वो अपीलेंट हैं, और वर्सेस हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद। तो इनिशली जो आयरस पे रिटर्न 2015 में इफ्तिखार साहब ने फाइल की थी, वो आयरस में फैसलाबाद के कमिश्नर के पास गई। अब आप कहेंगे लाहौर में क्यों सुना जा रहा है, तो जो फैसलाबाद है उसमें ट्रिब्यूनल जो है वो लाहौर
बेंच के अंडर फैसलाबाद आता है और सिटीज़ भी आती हैं। और ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पे चले जाएं तो ज्यूरिसडिक्शन बताई हुई है, बताया गया है कि लाहौर जो है एपेलेट, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो सीनियर जजेस और सीनियर अकाउंटेंट होते हैं, काफ़ी सीनियर लोग होते हैं, और उनका डे नाइट काम ये होता है कि वो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की ये केसेस सुने। स्पेशलाइज्ड किस्म के जजेस होते हैं और इनके सामने केस प्रेजेंट करना आसान काम नहीं है और खूब सारी तैयारी के साथ जाना चाहिए, जो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा जस्ट इन केस, क्योंकि आप वेबसाइट पे भी देख रहे हैं तो हमारे कोर्सेज भी हैं, लर्न सैलरी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, विद होल्डिंग कैसे करते हैं, तो ये भी आपकी एक लर्निंग का हिस्सा है, ये केस भी लगा होगा। अच्छा, तो ये फैसलाबाद का केस जो है वो लाहौर ट्रिब्यूनल में लगा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि फैसलाबाद वाले जल्दबाजी करते हैं, कानून नहीं देखते, उनको जो समझ आती है वो टैक्स पेयर्स को जो है उस मुताबिक हरास करते हैं, जिसको हम FBI हरासमेंट कहते हैं। अच्छा, आगे वो कहता है जी एपिलेंट जो है वो हाशिम असलम भट्ट थे एडवोकेट, और रिस्पोंडेंट जो है सैयद हसन सरदार है। DR का मतलब है डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो है। एपिलेंट का मतलब है कि इफ्तिखार साहब खुद नहीं ट्रिब्यूनल जा सकते, वो डेफिनेटली एडवोकेट की ज़रूरत होती है ट्रिब्यूनल में, या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो जा सकते हैं इसके ट्रिब्यूनल में। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते, उनको भी एडवोकेट ऑफ जो है लोअर कोर्ट्स उनके पास होना चाहिए लाइसेंस, तब वो जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये डिपार्टमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसके हिसाब से मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आगे केस में, तो आपने इस बात पर नज़र रखनी है उस पॉइंट पर जो मैं बताऊंगा कि, और उससे बहुत सारे लोगों के जो फियर्स हैं, जो डर है, खौफ है पूरी टैक्स सिस्टम के बारे में, वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, ये ट्रिब्यूनल जो है ये एक ऐसी अदालत है जहाँ पर जो फैक्ट्स ऑफ द केस होते हैं, फैक्ट्स का मतलब ये है कि इफ्तिखार साहब जो है 2015 का केस है, तो 2015 से पहले क्या करते थे, 2015 में क्या कमाया, उनकी ओपनिंग वेल्थ कैसे बनी, ये सारे फैक्ट्स ऑफ द केस है जो हम डिस्कस करेंगे। और लॉ वो होता है जो टैक्स लॉ में दिया होता है, फैक्ट्स लॉ पे अप्लाई करके ही आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, और उसी को देखते हुए उसका ऑडिट या 122 का जो इंक्वायरी है या 176 की, वो आपके कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू करते हैं आपके एरिया के, तो आपके फैक्ट्स को पर लॉ अप्लाई करके। डेट ऑफ हेयरिंग 31 जनवरी 2022 हुई, और डेट ऑफ ऑर्डर जो है वो हुआ 9 मार्च 2022। तो इतना टाइम लग जाता है ऑर्डर लिखने में। ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर्स होते हैं, एक अकाउंटेंट मेंबर होता है, एक जुडिशल मेंबर होता है, सज्जाद असगर खोकर साहब हैं। अब इस ऑर्डर को मैं पढ़ूंगा और आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा सिंपल उर्दू में कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो आपने जहन में रखने हैं। ठीक है जी। तो ये आप इंट्रोडक्शन देख रहे थे अपीलेंट ट्रिब्यूनल के फैसले का, और इसके बैकग्राउंड में वो जो प्रीवियसली हमने रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, जब रेजिडेंट बनता है तो वेल्थ स्टेटमेंट, जब रेजिडेंट पर्सन जो है वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी रिटर्न फाइल करूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के नोटिस आए होते हैं, और फिर वो रेजिडेंट पर्सन जो बाकायदगी से फाइल करे। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा रेजिडेंट लोगों को कि अगर आप अभी तक फाइलर नहीं बने तो आप फाइलर बने, और अगर आप सपोज करें 2014 से आप कमा रहे थे, इवन उससे पहले भी कमा रहे थे, तो अपना आयरस में अर्लीस्ट पॉसिबल टैक्स रिटर्न फाइल करें। थोड़ा ख़र्चा आपका होगा, आजकल महंगाई भी है, इशू भी है, लेकिन आपको फिर ये मसले मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि केस भी मिस्टर इफ्तिखार जो अपेलेंट है वो इसलिए जीते हैं कि उनका टैक्स रिकॉर्ड जो है ना इन ऑर्डर था। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं ऑर्डर को। मैं आपको इसमें ऑर्डर में बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है, जो है फैक्ट्स ऑफ द केस होते हैं, फिर लीगल रीजनिंग होती है, ये जो मिस्टर हाशिम हैं एडवोकेट एपिलेंट के बिहाफ पे, और लीगल रीजनिंग होती है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे। देन अगेन याद रखें, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताऊँगा, ठीक है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव सैयद हसन सरदार सदर साहब की तरफ से, ठीक है जी। वो और फिर जो जजमेंट लिख रहे हैं ऑनरेबल जज, वो अपनी रीजनिंग देख के कंक्लूजन तक पहुँचते हैं, और अगर अपीलेंट ट्रिब्यूनल से आगे जाना हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इसमें जो उन्होंने रीजनिंग दी है उसी में फॉल्ट ढूंढ के, जैसे पहले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के बाद कमिश्नर अपील के पास जाया जाता है, जिसका हम अभी देखेंगे, उनकी जो फॉल्टी रीजनिंग थी
उसके बेस पे हम ट्रिब्यूनल गए और फिर ये केस यानी इफ्तिखार साहब जीते। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी। ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर कहता है जी सजाद असगर खोखर साहब हैं जुडिशल मेंबर, और ये जो टाइटल अपील है ये फाइल हुई है अगेंस्ट दी ऑर्डर इन अपील। ये नंबर है 16/6 को, जो कमिश्नर अपील 1 लाहौर ने पास किया। तो बेसिकली ये एक स्टेप से होता हुआ है, यानी जो कमिश्नर अपील है वो बेसिकली एफबीआर का एम्प्लॉई होता है, लेकिन उसका काम होता है कि अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो आपके एरिया का कमिश्नर है उसने असेसमेंट खुद से की है, गलत की है या कुछ और किया है, तो वो उसको देखे कि उसने लॉ के मुताबिक किया है कि नहीं। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, फैक्ट्स क्या हैं इस केस के? वो ये है कि इंडिविजुअल है, उसका ये एनटीएन है, ये सीएनआईसी है। याद रखें कि आपका सीएनआईसी ही अब पिछले 5 सालों से आपका एनटीएन है, लेकिन जब आप आयरस में आज भी रजिस्टर होते हैं तो वो आपको एक एनटीएन इशू करके देते हैं, और ये एनटीएन से मुराद है नेशनल टैक्स नंबर। और वो जो एनटीएन होता है आयरस के लिए, तो ये पहले 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स होते हैं जो आयरस में आप एंटर कर सकते हैं, ये भी, या अपना आईडी कार्ड और फिर अपना पासवर्ड, तो आप एंटर हो जाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पे पुराना सिस्टम चल रहा है तो ये डैश के बाद 7 लिखा हुआ है, तो ये चेक डिजिट होता है। और ये ऑनलाइन पोर्टल वगैरह पर आप जब डालते हैं तो डैश के साथ, तो कभी कभार लोग अपना एनटीएन डाल रहे होते हैं, सीएनआईसी डाल रहे होते हैं, मसला होता है, तो ये चेक डिजिट भी कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, लेकिन ये उसकी डिटेल्स है। अपेलेंट टैक्स पेयर फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर 2015 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, जिसको आईटीओ 2001 अब यहाँ आगे कहा जाएगा, विच डीम टू बी असेस्ड ऑर्डर अंडर सेक्शन 120 ऑफ इनकम टैक्स। जब आप अपनी आईआरएस पे रिटर्न फाइल करते हैं जैसे इन्होंने की, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है। टैक्स रिटर्न के रिस्पॉन्स में एक ऑर्डर आता है, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, और उसके साथ लिखा होता है 120, और ये आपके डिक्लेरेशन के बाद ऑडिट एंड असेसमेंट के मेन्यू में कंप्लीटेड टास्क में पड़ा होगा। ये वही फिगर्स होती है, लेकिन ये एफबीआर की तरफ से कागज़ आया होता है और कहा जाता है कि आपने जो डिक्लेयर किया था वो बिल्कुल ठीक डिक्लेयर किया था। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा ये काम उन्होंने कर दिया। मैं अगर यहाँ होता तो मैं इस बात पर वो करता, जोर देता कि जी साथ में रेजिडेंट भी लिखें, और मैं जो अपनी रिटर्न यानी ट्रिब्यूनल में मैं जब पेश होता, एक तो पहले ग्राउंड्स ऑफ अपील है जो अभी हम उसका सैंपल देखेंगे, लेकिन जब आप जज के सामने ट्रिब्यूनल में या कमिश्नर अपील के सामने, तो आप उनको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देते हैं कि ये हमारी रिटर्न जो है आर्ग्यूमेंट्स, और उसमें बेसिकली आपने पूरी हिस्ट्री खींचनी होती है, बंदा क्या करता है, कब से कमा रहा है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें, तो उससे उनके जहन में क्लियर हो जाता है और उनको याद रह जाता है कि बंदा रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, वगैरह वगैरह, और भी फैक्ट्स याद रह जाते हैं। जैसे एक केस मैं कर रहा था नॉन रेजिडेंट का, तो उसमें मैंने बाकायदा तौर पे रिटर्न आर्ग्यूमेंट में पॉइंट वाइज जो है लिखा, दूसरा तीसरा पॉइंट, कि जी ये नॉन रेजिडेंट था और इसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं थी, पॉइंट नंबर 2 था मेरा ये। और इसने फिर भी रिटर्न फाइल की क्योंकि उसने फाइलर बनना था, अगले साल उसने प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी। तो ये पूरी चीज़ जज साहब ने सेकंड हियरिंग में रिपीट की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम इनको पहचानेंगे, आपके टैक्स आपके जो क्लाइंट है, और उनको तो रिटर्न भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने तो इसलिए रिटर्न फाइल की कि अगले साल उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी, तो उनको वो बात पसंद आई। तो इस तरह के मज़ेदार फैक्ट्स आप लिखेंगे वो है। और ये बात क्योंकि रिटर्न नहीं फाइल नॉन रेजिडेंट को करनी होती अगर उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम ना हो, लेकिन इज़ाक डार साहब की वजह से 2015 टैक्स ईयर से फाइलर बनने के लिए नॉन रेजिडेंट्स को भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट नहीं। फिर वो कहते हैं हाउएवर द लर्नड असेसिंग ऑफिसर यानी फैसलाबाद के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल किए ये एरोनियस है, इसमें गलती मौजूद है और उस गलती की वजह से कम टैक्स पे किया गया है। और उन्होंने प्रोसीडिंग्स अल मशहूर सेक्शन 122(5)(a) के तहत प्रोसीडिंग शुरू की और शो काज नोटिस भेजा है। ये उसकी डेट है 18 अप्रैल 2018, और उसमें 122(9) का जब आपको नोटिस मिलता है, जिस तरह इनको मिला इफ्तिखार साहब को, तो इसका मतलब होता है कि आपको बुलाया जा रहा है कि यार एक्सप्लेन करो, मैंने अपने जहन में खाका बना लिया है कि आपकी रिटर्न के अंदर कोई गलती है जिस वजह से आपने कम टैक्स पे किया, आप आके मेरी जो है ना वो जो खाका जहन में बनाया है, कमिश्नर अपील कह रहा है कि आप आके मेरे खाका
को दुरुस्त करो अगर मैं सही नहीं सोचा। तो आप फिर जाते हैं और वहाँ मिलते हैं। अमूमन कमिश्नर ने डेलीगेट किया होता है तो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह के लेवल के लोग फिर ये डील करते हैं। अब अपीलेंट टैक्स पेयर को क्या कहा गया जब वो वहाँ गया या उसका एडवोकेट गया कि जी आपने सिर्फ 8,16,105 रुपये कमाए हैं टैक्स ईयर 2015 में, यानी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में 8,16,105 की इनकम उन्होंने शो की। अच्छा, अब वही वाली बात है कि मैं यहाँ बहुत ज़ोर देता कि कौन से हेड के नीचे शो किया, ताकि जब जज भी लिखता अपना फैसला तो वो भी मेंशन कर लेता। एक्चुअली जज के जो लोग असिस्ट कर रहे होते हैं वो पहले एक ड्राफ्ट फैसला लिखते हैं, फिर जज उसको देख देख के उसको उसमें जो भी चीज़ें करेक्ट करनी होती है वो करते हैं। तो वो लोग अगर उनको उनके सामने आपने सारे पॉइंट्स रखे हो तो वो सारे पॉइंट्स फैसले में डालते हैं, क्योंकि इससे फैसला आपके फेवर में आने के ज़्यादा चांस है। अगर आप जेन्युइन टैक्स पेयर है, कोई आपने गलती नहीं की और सिर्फ कमिश्नर अपील को, अब आप देखें ना, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फैसलाबाद इस टैक्स पेयर जो रेजिडेंट पर्सन उसके बारे में ये सोच बैठा कि इसकी 2015 की इनकम तो सिर्फ 8,16,105 रुपये है, जबकि इसने ओपनिंग वेल्थ यानी 1 जुलाई 2014 यानी 30 जून 2014 को जो एसेट्स थे, यानी एसेट्स प्रीवियस ईयर, अब आप जहन लगाएं जो मैंने आपको वहाँ तस्वीर दिखाई है कि वो जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स की बात हो रही है, तो वो 30 जून के होते हैं या 1 जुलाई के भी आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि जो नेट करंट एसेट्स होते हैं वो तो 30 जून 2015 के होंगे। तो कह रहे हैं कि उसने जो ओपनिंग वेल्थ शो की है वो 15 मिलियन की शो की है, 15.5 मिलियन यानी 1,55,00,000। तो जो बंदा 8,16,105 रुपये कमा रहा है उसको तो कई साल लग जाएंगे 15 मिलियन यानी 1 करोड़ की वेल्थ जमा करने के लिए, प्रॉपर्टी की सूरत में वगैरह जो भी। तो विच डज नॉट कमेंसरेट विद द इनकम शोन इन द प्रीवियस ईयर्स। अब ये खाका कमिश्नर अपील फैसलाबाद में बनाया कि इतनी थोड़ी इनकम कमा के ओपनिंग वेल्थ कैसे कोई इतना शो कर सकता है। It was constructed that the asset declared in the wealth statement has been acquired with concealed income। देखिए, टैक्स वालों का काम है एट द एंड ऑफ द डे के हर पॉइंट पे शक करते हुए उसको सामने लाएं, आपसे कन्फ्रंट करें। इसलिए तो 122(9) के तहत आपको बुलाया जा रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आप खुद जाते हैं, आपका एडवोकेट जाता है, तैयारी से जाए और एक तरह से पूरी लाइफ हिस्ट्री जाने, ख़ासतौर पर अगर आप एडवोकेट हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, और वहाँ जाके अपने क्लाइंट, मेरे जो उस्ताद हैं सिविल कोर्ट के, वो जब कोर्ट में खड़े होते हैं तो जब मेल, और चूँकि वो सिविल के केसेस करते हैं तो जायदाद का हो कुछ भी हो, तो कोई अगर उसका भी है डॉरी का, जहेज़ का, तो वो खातून के बिहाफ पे कहते हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैंने ये किया, यानी कि वो कंप्लीट उस कोर्स उस केस को समझ के उस औरत के बिहाफ पर उसी टोन में बात करते हैं, उसी के तरफ से बात करते हैं। यानी मैंने अक्सर उनको सुना है कि एज ए फीमेल बात करते हैं जज के सामने कि जी मेरी शादी हुई और मुझे ये मिला, यानी कि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो सारे उसके फैक्ट्स जब कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होगा कि जब आप उसको, तो यहाँ पे मेल फीमेल की तो बात नहीं है, लेकिन इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड और एक्सपेंसेस के हिसाब से अगर आप जो है अपने क्लाइंट की एक आउटलाइन प्रेजेंट करें कि जी मैं ये काम करता हूँ, मुझे ये पैसे आते हैं, मैं यहाँ पार्टनर हूँ ये वगैरह, तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे कमिश्नर को कन्फ्यूजन ये हुई कि यार इतने एसेट्स इसने कैसे बना लिया, और अगर इसने बनाया तो इसने कंसील्ड इनकम से बनाया, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर इनकम कम थी, ओपनिंग वेल्थ बहुत ज़्यादा थी, हेंस इट वाज इंटेंडेड। और फिर वही बात है कि सेक्शन 39 और सेक्शन अल मशहूर सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट का जो सेक्शन है उसकी पावर जो कमिश्नर को दी गई है उसके तहत जो है उसको जो है टैक्सेबल कर दिया गया। और यहाँ बार बार लिखा है कि वो फेल हुआ, टैक्स पेयर फेल हुआ कन्विंस करने में, वो करें। यहाँ पर मैं हर क्लाइंट को भी सजेस्ट करता हूँ कि इससे पहले कि कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल जाए, जिस कमिश्नर ने आपसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है अगर वही कन्विंस हो जाए, और उसको कन्विंस करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होगी, लेकिन उसको कन्विंस करने के मतलब नहीं है कि आप उसको पैसे दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत नहीं। आप उसको कन्विंस करें कि जी ये मेरे फैक्ट्स है और ये फैक्ट्स अगर आगे जाएंगे कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल में तो मेरे हक में ही फैसला आएगा।
तो और ख़ुद भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी रखे। बहुत सारे लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं, किसी चीज़ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखते। जब टैक्स वाले पूछते हैं तो फिर गिला करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर उनको आप कुछ दे नहीं सकते, तो वो तो यही एज्यूम करेंगे ना कि ये कंसील्ड इनकम है। ठीक है, यहाँ वो कह रहा है कि मतलब ट्रिब्यूनल के फैसले में लिखा है कि वहाँ वो कमिश्नर अपील को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि कैसे ये एसेट्स बने, और ये 15.5 मिलियन भी, और ओपनिंग वेल्थ, और 1.6 यानी 16 लाख रुपए उस साल फॉरेन रिमिटेंस में। अब ये कौन से खाने में आए होंगे? वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, इनफ्लो का खाना। इनफ्लो के अंदर 5वें 6ठे नंबर पे फॉरेन रिमिटेंस। तो इस क्लाइंट ने, इफ्तिखार साहब ने 16 लाख रुपए जो है फॉरेन रिमिटेंस के तौर पे शो की कि उसको आए हैं इन दी इनकम ऑफ द अपेलेंट टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2015। और उसकी जो ओरिजिनल असेसमेंट थी उसको अमेंड किया गया इस डेट पे 2020 में। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने लाजमन टैक्स रिकवर करना होता है, मैं ये बात कर रहा था। तो उन्होंने आपकी हर ट्रांजैक्शन पे शक करते हुए, जहाँ भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर लॉजिक आप नहीं दे सकेंगे, जहाँ आपकी बात में कोई कट लगेगा, कोई मिसिंग होगा, जैसे आप जॉब के लिए जाते हैं और किसी साल आपने ना की हो जॉब, तो बीच में नज़र आता है कि इस दौरान, या आप कुछ और बीमार थे, कुछ थे, तो आपके पास लॉजिक होनी चाहिए कि उस दौरान क्या कर रहे थे। तो आपके पास आपकी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं, टैक्स ईयर्स हैं, उनकी एग्जाम्पल होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक हमने बात की फैक्ट्स ऑफ द केस। अभी भी हम कंटिन्यू करेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस पे, लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि जो अपेलेंट टैक्स पेयर है, अपेलेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ट्रिब्यूनल के सामने तो अपील करने टैक्स पेयर गया है। कभी कभार ट्रिब्यूनल के पास एफबीआर का डिपार्टमेंट यानी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू भी चला जाता है कि ये जो फैसला हुआ है कमिश्नर अपील का, ये ठीक नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि जब ये कमिश्नर फैसलाबाद इनलैंड रेवेन्यू के फैसले से वो खुश नहीं था, तो विद इन 30 डेज अपीलेंट टैक्स पेयर ने फाइल किया कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के पास, और वो वहाँ पे सबमिट किया डिटेल्ड रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स। तो बड़ी अच्छी बात है, रिटर्न आर्ग्यूमेंट शुरू से सबमिट करना चाहिए। और वक्त के साथ साथ जब आप खुद या आपका एडवोकेट वो आर्ग्यूमेंट्स बार बार लिखता है, तो नई नई बातें सामने आती हैं आपके फेवर में। तो वो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सामने इफ्तिखार साहब के एडवोकेट ने पेश की। सबमिशन जो है वो कहता है मेड बाय दी, वो पार्शल रिलीफ मिल गई। पार्शल रिलीफ इस तरह मिल गई कि 5.3 जो है मिलियन कह ले, या 53 लैक्स ओपनिंग वेल्थ में से कमिश्नर अपील ने कहा कि ठीक है, इस पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन 15 में से 10 मिलियन पे फिर भी उसने टैक्स लगाया। और वो जो 16 लाख फॉरेन रिमिटेंस ड्यूरिंग द ईयर इफ्तिखार साहब ने अपनी टैक्स रिटर्न की वेल्थ स्टेटमेंट की रिकन्सिलिएशन के पेज पे शो किए थे फॉरेन रिमिटेंस इनफ्लो के नीचे, उसको भी 1111B के तहत अनएक्सप्लेन्ड इनकम कंसिडर करके वो टैक्स कंटिन्यू किया। ये टैक्स तो इनिशियली कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फैसलाबाद ने लगाया था। तो फिर जो है उनके फैसले यानी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के फैसले से डिससेटिस्फाई होके, क्योंकि लाजमन ये है कि आपको फिर 137 का नोटिस आ जाता है, 138 का आ जाता है कि जी इतने पैसे आप जमा करें। तो फिर जब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का फैसला आया तो उसके 60 डेज़ में अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास वो चले गए। नेक्स्ट हम अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास देखते हैं। अभी ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये हम बातें कर रहे हैं, ये फैक्ट्स ऑफ द केस ही हैं, क्योंकि अभी जो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं वो नहीं सामने आई जो दोनों साइड्स ने दी हैं, और फिर जो जज साहब की अपनी रीजनिंग है वो भी सामने आएगी। तो अभी हम फैक्ट्स के ऑफ केस को देखते हैं जब ट्रिब्यूनल के पास केस आया। जी, अब आ गया केस ट्रिब्यूनल के पास, और जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है इनको कहते हैं ग्राउंड्स ऑफ अपील। तो वो लोग जो सीख रहे हैं या कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो खुद ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखना चाहते हैं, तो ये बाकायदा तौर पे 1 2 3 4 5 6 ग्राउंड्स ऑफ अपील दिए हुए हैं, ये 9 तक। और ग्राउंड्स ऑफ अपील का मतलब होता है इन वजह से ये शख्स इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल आया या ये शख्स कमिश्नर अपील के पास आया, यानी अपील के जो फोरम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, असेसमेंट के फोरम्स सेपरेट होते हैं वगैरह वगैरह। तो अब इसमें पहला दूसरा पॉइंट तो यही होता है कि जो फैसला
कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने किया है, अपील्स वाले ने भी, और ओरिजिनल जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रेंज 2 जोन सिटी 2 आरटीओ फैसलाबाद है, उसने जो इन दोनों ने जो फैसले किए हैं वो कानून के ख़िलाफ़ हैं, फैक्ट्स के ख़िलाफ़ है। एक्चुअली कानून के ख़िलाफ़ हों कि ना, फैक्ट्स के ख़िलाफ़ हैं, और ये ऑर्डर सही पास नहीं किया। और यहाँ पर उन्होंने और बातें भी बताई है कि ये जो टैक्स पेयर है इफ्तिखार साहब, ये 1995 से अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और ये 2003 से एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी, एक पार्टनरशिप बिजनेस का भी हिस्सा है, जिसका ये एनटीएन नंबर है। क्योंकि उसका सीएनआईसी नंबर नहीं होता तो उसका एओपी और कंपनी के इस तरह एनटीएन नंबर्स होते हैं, लेकिन आपका भी होता है, लेकिन आपका सीएनआईसी ही अब आपका वैसे एनटीएन। और ये जो कमिश्नर ने एडिशन की है 10 मिलियन की और फॉरेन रेमिटेंस की, ये गलत की है। फॉरेन रेमिटेंस भी आई है पार्टनर के तौर पे, और ये 16 लाख की जो है फॉरेन रेमिटेंस, ये भी गलत है। उसके अलावा 122 के तहत जो प्रोसीडिंग्स जिस तरह उन्होंने किए हैं, और वो जो क्लोजिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर का पूछ के उन्होंने टैक्स लगाया, एक्चुअली उन्होंने इस साल की, अगर आप गौर कर रहे हो और इस तरह की चीज़ें एंजॉय करते हैं, इस तरह की वीडियोस, और ये जो टाइम स्टैम्प्स हैं उसके मुताबिक आप देख रहे हैं, इस वक्त हम फैक्ट्स ऑफ द केस ट्रिब्यूनल में हैं, तो उसमें जो है इसमें उन्होंने उस साल की सिर्फ 16 लाख रुपए जो फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे आया है उस पर टैक्स लगाया, और बेसिकली उन्होंने प्रीवियस ईयर के ओपनिंग वेल्थ पे टैक्स लगाया, जिसमें से 5 मिलियन माफ़ कर दिया, 5.5, लेकिन 10 मिलियन पे 1 करोड़ पे फिर भी टैक्स लगाया। और फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे आए, वेरीफाइड थे, तब भी उन्होंने नहीं किए। और ये 122(5)(a) के तहत जो है वो इस तरह का ऑर्डर पास नहीं कर सकते। इस तरह करके ये सारी बातें लिखी हैं, ठीक है जी। और ये थे ग्राउंड्स ऑफ अपील, फैक्ट्स वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या किए दोनों साइड्स ने, और मैंने आपको कहा था वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो अभी हम देखते हैं जी। आर्ग्यूमेंट्स बाय दी जो है बोथ द पार्टीज जी, उसके हवाले से जज लिखते, याद रखिए कि बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे कागज़ प्रोड्यूस हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन, और मे बी आर्ग्यूमेंट्स भी ज़्यादा देर 15-20 मिनट, आधे घंटे बात हुई है, हेयरिंग्स भी 5-10 हेयरिंग्स हुई हैं, तो वो सब कुछ है, लेकिन सब कुछ को ब्रीफ करके टू द पॉइंट लिखा गया। वो कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हेयरिंग द लर्नड काउंसिल फॉर द एपेलेंट, यानी टैक्स पेयर इफ्तिखार साहब के लिए, इस ग्राउंड्स पे उन्होंने कहा कि ओपनिंग बैलेंस जो टैक्स ईयर 2015 का है वो तो बेसिकली टैक्स ईयर 2014 का क्लोजिंग बैलेंस है, और इस सेक्शन के तहत 122(5)(a), अब ये कानूनी बात है कि इस सेक्शन के तहत किस साल, मतलब 2015 का अगर 122(5)(a) के तहत इसकी इंक्वायरी चल रही है, तो जो बैलेंस 2014 का है वो जो है इसके दौरान उसका ऑडिट या उसकी इंक्वायरी या उस पर जो है ना कोई भी बात या कोई फतवा नहीं लगाया जा सकता। और उसके केस में उन्होंने केस लॉ प्रेजेंट किया। मैं आपको एक और तरीका भी बता दूं कि अच्छे वकील जो होते हैं उनको केस लॉस पता होते हैं, और वो जब आपका केस लड़ते हैं तो वो आपको भी कुछ केस लॉस बताते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो PDF मंगा लें कि आपके फेवर में क्या है, और उनके अपने भी जो केसेस उन्होंने जीते होते हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि भाई सिमिलर केसेस मैंने जीते हुए। तो इस तरह करके आप अपने वकील को डिसाइड कर सकते हैं कि यार मैं किसको करूं। जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं या जो एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन दूसरी फील्ड के हैं, उनको फिर ये केस लॉज वगैरह नहीं पता होते, क्योंकि इन सारे जैसे ये PTCL 219 CL 298 ये केस जो है ये अब इसी तरह की सिचुएशन को डील कर रहा होगा, तो इसको पढ़ना समझना फिर इस केस में अप्लाई करना, तो वो स्पेशलाइज्ड वकीलों का ही काम होता है। टैक्स वाले सेपरेट होते हैं, क्रिमिनल सेपरेट होते हैं, वैसे तो आजकल क्रिमिनल और टैक्स मिलते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो वो कहता है कि ये जो 2014 की रिटर्न है इसके बारे में नहीं पूछा जाता, और ये इसके केस में एक्सक्यूज मी केस लॉ प्रेजेंट किया गया। और मेरा क्लाइंट जो है वो तो 1995 से रेगुलरली टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहा है, और वेल्थ टैक्स जो है 2015 वेल्थ टैक्स ईयर 2015 के लिए भी फाइल किया है, और उसको जो है डिलीटेड विदाउट कंसिडरिंग वेल डिक्लेयर बाय प्रीवियस ईयर्स की जो है देखी नहीं गई, सुनी नहीं गई। और ऐसा होता है, मेरे साथ भी फैसलाबाद में एक दफ़ा यही हुआ कि कमिश्नर अपील ने कहा कि मैं सिर्फ 111 पे बात करूंगा, आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं
अगर आपने देने हैं तो आप मेरे ऑफिस से जो है ना चले जाएं। तो उन्होंने उठा के मुझे बाहर फेंक दिया। फिर ट्रिब्यूनल में हम गए तो उन्होंने तसल्ली से सुना, तो फिर हम केस जीत गए। तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी, तो यहाँ बात कह रहे हैं कि जी ये बात कर रहा है इफ्तिखार साहब का वकील के प्रीवियस इसको देखा नहीं गया। फिर 2015 से 2012 से 15 की रिकन्सिलिएशंस वगैरह उन्होंने पेश की सामने कि ये देखें जी हम वो किए हैं, और 1/3 बिजनेस कैपिटल वो ओन करते हैं पार्टनरशिप में, उसकी डिटेल्स वगैरह दी। तो ये सब कुछ है। और उन्होंने कहा कि ये जो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट में जो 2015 की वेल्थ स्टेटमेंट में उनका जो बिजनेस कैपिटल शो रहा है वो तो एक बुक एंट्री है। इसका ये मतलब नहीं है कि इतना पैसा उनको पार्टनरशिप फर्म ने 2015 के दौरान दिया। अब ये पॉइंट शायद आप ना समझे अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि फैसलाबाद में कमिश्नर अपील और उसके अंडर जो स्टाफ है वो बेसिक अकाउंटिंग भी नहीं समझते, और वो ये नहीं समझते, या अगर समझते भी हैं तो क्लाइंट को तंग करने के लिए बिला वजह उसका जो बिजनेस कैपिटल उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एसेट्स के साइड पे लिखा हुआ है, वहाँ पर ये जो बिजनेस कैपिटल होता है वहाँ पे जो फिगर लिखी होती है वो तो एक टेंटेटिव फिगर होती है कि भाई इतना सरमाया लगाया गया है बिजनेस में, हर साल वो बढ़ता भी रहता है। अच्छा, और जो एओपी होती है वो तो अपनी रिटर्न सेपरेटली फाइल करती है और फिर अपना मुनाफा पार्टनर्स को देती है, और वो पार्टनर्स उसको टैक्स फ्री या टैक्स एग्जेम्प्ट लेते हैं। अब यही बातें हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड के तहत अपनी इनकम शो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जो बिजनेस बैलेंस शीट है, एसेट्स वो भी नहीं शो करते, वहाँ भी कोई नहीं। और वहाँ पे जो कैपिटल है वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर पर्सनल एसेट्स में भी वेल्थ शो नहीं करते। तो ये भी रीज़न बन जाता है 176 का नोटिस या 177 के नोटिस के तहत जो है ना आपको नोटिस आ जाता है कि जी आप कैपिटल ओन कर रहे हैं लेकिन आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो ये आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं फ़िलहाल, और ये बात उठाई गई होगी वहाँ पे कहीं पे कि जी ये क्या बात है कि जी 30 लाख या 15 लाख या 10 लाख शो रहा है बिजनेस कैपिटल, लेकिन इनफ्लो तो हुआ नहीं है। तो अब वो उनको समझ नहीं है। अब ये है वो पॉइंट जो है जो मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ, और मैं इसको रिपीट करता हूँ कि मैं क्या कहूँगा। टैक्स दोस्ती में हम सारे लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप अपनी टैक्स फाइलिंग टाइम पे करते हैं और अच्छे प्रोफेशनल के थ्रू करते हैं और प्रॉपरली सब कुछ डिक्लेयर करते हैं, सब कुछ डिक्लेयर करते हैं, रेंटल इनकम से लेके एसेट से लेके एक्सपेंसेस से लेके लोन्स वगैरह सारा कुछ प्रॉपर अपनी बैलेंस शीट, पर्सनल एसेट्स, बिजनेस की सैलरी की वगैरह वगैरह, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा है कि डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत ज़ोर दिया इस बात पे। इस जुमले को आप खुद ही पढ़ लें, 2 जुमले, बहुत ज़ोर दिया कि जी ये जो फैसला कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस फैसलाबाद और फिर किसी कमिश्नर अपील लेके आए इसको अपहेल्ड किया जाए। लेकिन नोट करें कि यहाँ एक लॉजिक भी जज साहब ने नहीं लिखी। और मेरे एक्सपीरियंस में डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव जो है एक सरकारी बंदा होता है, एक सरकारी वकील होता है, वो वहाँ खड़ा हो जाता है और जो ट्रिब्यूनल में ख़ास तौर पे, और ट्रिब्यूनल वाले पूछते हैं कि जी एक्सप्लेन करें, उसको केस का ही नहीं पता होता। क्योंकि फैसलाबाद के लोग फ़र्क होते हैं, ये लोग फ़र्क होते हैं जो ट्रिब्यूनल में पेश होते हैं। इसलिए खौफ और डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि ट्रिब्यूनल तक आते हुए भी टैक्स वाले आपके केस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते कानूनी तौर पे। अनलॉफुली अनफॉर्चुनेटली वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अगर रिफ़ंड आप मांगने जाएंगे वो अपना शेयर मांगेंगे। अगर आप जो है परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट हैं, फर्स्ट टाइम टैक्स फाइलर है, विमेन टैक्स फाइलर, जो भी आप घबरा जाते हैं तो वो आपसे जल्दी से पैसे लेके और आपका केस क्लोज कर देते हैं। वो भी जबकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो है जो बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं वो तो ऑलरेडी खुद कॉल करते हैं टैक्स वालों को, एक नोन फैक्ट है। और वह तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव ट्रिब्यूनल में भी आके इंटरेस्ट नहीं लेते आपके केस में, ना ही वो आपसे रिलेटेड कोई फैक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, मैंने कभी नहीं देखा। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर टैक्स फाइलर बन जाऊंगा तो मेरे पे एफबीआर हरासमेंट होगी। नहीं, अगर आप प्रॉपर टैक्स फाइलिंग टाइम पे करेंगे तो ट्रिब्यूनल तक भी जाते जाते जो है ना आपका केस जो है ना वो बिल्कुल भी, चूँकि ये डिपार्टमेंटल, देखे ना यहाँ वो जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है इफ्तिखार साहब का, वो उसने बहुत बहस की होगी, केस लॉज रखे होंगे, 10-15 सफ़ों के रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स कमिश्नर अपील के पास, फिर ट्रिब्यूनल बड़ी मेहनत की होगी
जबकि डीआर के बारे में लिखा है हैज़ फुली सपोर्टेड इम्प्यूग्ड ऑर्डर एंड इट वॉज प्रेड। वो प्रे कर रहा है, दुआ कर रहा है कि जी नहीं नहीं ये बात ऐसी नहीं है, मैं कोई लॉजिक तो नहीं दूंगा लेकिन और अगर आपने केस स्ट्रांगली तैयार किया हो तो सिर्फ डीआर की बेइज्जती होती है ट्रिब्यूनल के जजेस के हाथों, और कुछ भी नहीं होता। और मैं आपको मजे बताऊं, ट्रिब्यूनल के बाद ट्रिब्यूनल तक जो फैक्ट्स फाइनल हो जाएं कि आपकी कितनी इनकम थी, आप रेजिडेंट थे नॉन, उसके बाद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ जाता है। पॉइंट ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो है क्या कहते हैं, कोई भी कानून यानी 122 ए जो है 122(5)(a) वो ओपनिंग वेल्थ एसेट्स पे लग सकता है कि नहीं, तो ये कानूनी पॉइंट है जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने डिसाइड कर लिया। लेकिन ये पॉइंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ ये फैक्ट्स नहीं डिस्कस होंगे कि जिस तरह इस केस में इफ्तिखार साहब हैं और इफ्तिखार साहब जो है वो क्या करते हैं, सैलरी कमाते हैं, पार्टनर कैसे हैं, ये सारी बातें जो है वो ट्रिब्यूनल तक होती है। तो अपने फैक्ट्स फिगर ठीक रखें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखें, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी अगर आप इसके बाद भी टैक्स दोस्ती की ये वीडियो देख के भी परेशान हो रहे हैं कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैंने रिटर्न अभी तक, अब मैंने वेल्थ स्टेटमेंट अभी तक फाइल नहीं की, 15 साल हो गए हैं, तो मैं रेजिडेंट हूँ और जो है क्या कहते हैं मैं टैक्स रिटर्न बाकायदगी से फाइल कर रहा हूँ, तो मुझे मसला ना हो जाए, मैं टैक्स बाकायदगी से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें इस केस में भी बताया जा रहा है कि 1995 से वो बंदा रेगुलर फाइलर है, और ये देखें ये जो अगले पैराग्राफ में बाकायदा इफ्तिखार अशरफ स्टील्स, ये उसका एओपी है, ये वो पैसे हैं जो फॉरेन रिमिटेंस में आए और बाकायदा तौर पे इसको शो किए हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह शो किए हैं। उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने आर्ग्यू किया है कमिश्नर अपील वगैरह ने या कमिश्नर फैसलाबाद ने कि जी ये सही नहीं है, उसके नाम पे नहीं है, लेकिन अगर उसके नाम पे नहीं है तो उसकी फर्म के नाम पे, तो इस बंदे ने सारे काम सही किए, तो कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, एडिशनल ख़र्चा हुआ इनका ये कमिश्नर अपील के पास ट्रिब्यूनल में, लेकिन फैसला उनके हक में, और अब ये केस फॉर एवर क्लोज हो गया। तो फिर यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कि जज साहब इस सारी चीज़ों को देखते हुए फैक्ट्स ऑफ द केस जो आप पहले सुन चुके हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो उन्होंने डिटेल में सुनी होंगी, रिटर्न स्टेटमेंट्स, केस लॉज, फिर जज साहब के अपने क्वेश्चंस होते हैं, जुडिशल मेंबर के भी, अकाउंटेंट मेंबर के भी, और वो सारी चीज़ों के बाद और प्रोफाइल और बैकग्राउंड प्रोफाइल और वो डेटा नादरा से और एफबीआर से सब चीज़ें मंगाने के बाद अब जज साहब अपने कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। ये है पेज नंबर 5, तो 7 तक हमारे पास जजमेंट है, पेज नंबर 7 तक जजमेंट तक पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको लेके चलूँगा जज साहब की लीगल रीजनिंग पे और जजमेंट पे। तो आई होप कि आप टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे या taxdosti.com पे ये वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं। हमारे जो फोरम्स हैं जहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सैलरीड के अलग है, नॉन रेजिडेंट के अलग है, या फिर हमारी कंसल्टिंग सेशंस वगैरह हैं, तो सारा कुछ आप इंजॉय करें, क्योंकि मकसद ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना, हाई, अगर आप जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, और 99% लोग पाकिस्तान में जेन्युइन टैक्स पेयर्स। जो आजकल रिटेलर्स का भी मसला आया हुआ है, अगर टैक्स दोस्ती को मौका दिया जाए और रिटेलर्स को समझाया जाए कि एक ही तीर से आपके सेल्स टैक्स लाइबिलिटी भी बिजली के बिलों में पे हो रही है और इनकम टैक्स भी, और आपको मज़ीद कोई बुक कीपिंग या ऑडिटिंग से दो चार नहीं होना पड़ेगा, तो वो भी समझ जाएंगे, लेकिन उनको कोई समझाने वाला गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं है। अच्छा जी, जज साहब कहते हैं फ्रॉम द प्लेन रीडिंग ऑफ अबव कंक्लूजन पैराग्राफ वगैरह इट इज़ नोटेड के ये जो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ और 16 लाख रुपए फॉरेन रेमिटेंस, 10 करोड़ ओपनिंग वेल्थ बार बार लिखा जा रहा है, और 16 लाख रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एज 1/3 ऑफ जो उनका शेयर था फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे। तो ये एक इस पर 1114A नहीं लगता, और अपेलेंट ट्रिब्यूनल का जो है मोड ऑफ ट्रांसफर मनी ओपी वगैरह, वी हैव इंटरेस्टिंगली नोटेड that the appellant taxpayer claimed 14 lakhs as 1/3 of foreign remittance, और 2014 in opening wealth 2015 upheld the addition of। तो कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हमने देखा है कि कमिश्नर क्या कह रहा है, क्लाइंट क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद वी आर ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन, ये हमारी जजमेंट है कि जो कमिश्नर वगैरह है वो लॉस साइट के वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेरेशन रिकन्सिलिएशन 2012 की
2013 की देखें ना, 2012 में उसकी वेल्थ 81 लैक्स हो गई थी, 2013 में 84 लैक्स हो गई थी। तो फिर 1 करोड़ 50 लाख 2-3 साल बाद होना, जबकि वो इनकम भी कमा रहा है, फॉरेन रिमिटेंस भी आ रही है, पार्टनर भी है, तो वो कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, इतनी कोई मुश्किल। हैंस ये डिफेक्टिव और अजम्पटिव थिंकिंग है, यानी कि ये जो बात शुरू हुई थी कमिश्नर फैसलाबाद से, उसने एक जहन बना लिया कि यार अगर 8,16,000 ये कमाता है तो 15 मिलियन तक कैसे इसकी वेल्थ पहुंच गई। तो उसने देखा नहीं, उसके सामने रखे होंगे ये डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उसने हो सकता उठा के एडवोकेट या इफ्तिखार साहब के मुंह पे मारे हो कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता इसको, मैं नहीं मानता। तो ये जो मैं नहीं मानता, ये तो इनका बड़ा एक मंत्रा है टैक्स वालों का, और ये ज्यादती करते हैं जेन्युइन टैक्स पेयर के साथ। हाँ, जो जेन्युइन नहीं है उसके केस में जहाँ फ्रॉड नज़र आ रहा हो तो वहाँ कहे मैं नहीं मानता और प्रूफ करो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पॉइंट 2 ये कि एज फार एज 1/3 शेयर ऑफ फॉरेन रेमिटेंस क्लेम्ड इन द वेल्थ बाय इन द टैक्स ईयर 2014-15 विच वॉज डिसअलाउड, ठीक है ना जी, फॉरेन वर रिसीव्ड इन द नेम ऑफ एओपी। मैंने आपको कहा ना कि अगर उसके नाम पे नहीं तो एओपी के नाम पे आए अपीलेंट, एंड इट अपेयर्स दैट कमर्शियल रेमिटेंस नहीं थी, फॉरेन रेमिटेंस थी, यानी कि इस एओपी ने कोई एक्सपोर्ट नहीं किया, ये फॉरेन रेमिटेंस थी, ये पैसे बाहर से आए थे एओपी के नाम पे, और ये 111 वगैरह में फॉल नहीं करते क्योंकि ये एंड आर नॉट कमर्शियल रेमिटेंस एज नो सच कमर्शियल ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट वगैरह 2014-15 में। सेकेंडली, ये जो एओपी में जो शेयर उसने क्लेम किया है ये तो वेल्थ स्टेटमेंट में सही शो हुआ है, ये एक वो है बुक कीपिंग है, यानी कि इतना पैसा उसका उस सरमाए में लगा है। कोई एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफ़र, यानी एक्चुअल कोई पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए। और अब हम आते हैं पेज नंबर 7 पे, जहाँ पर नॉन रेजिडेंट्स को भी वंस एंड फॉर ऑल पता चल जाएगा कि वो जब रेजिडेंट बन के ओपनिंग डालेंगे तो इस केस का हवाला, ये केस टैक्स की मैगजीन्स में भी जो है प्रिंट होगा, उसका हवाला फ़र्क होगा, लेकिन यहाँ पे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं और ये केस मेरे पास अवेलेबल है अगर आपको चाहिए हो। इनकम टैक्स अपील नंबर 3030 लाहौर बेंच 2021, ये आप अगर ट्रिब्यूनल भी चले जाए क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप ये रेफरेंस दें, थोड़ी सी फीस दें 100 रुपये, तो ये केस आपको मिल सकता है अगर आपके ये एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस और होंगे बहुत सारे लोगों के, और बहुत सारे लोगों ने टैक्स वालों को गलती से पैसे दे दिए होंगे अपने इस केस को बंद करने के लिए कि हाँ यार ओपनिंग वेल्थ तो मैंने शो अब की है और ये इतनी ज़्यादा होगी, ये बात तो सही कह रहे हैं, तो लोग खुद कन्विंस हो जाते हैं उनकी गलत लॉजिक पे, टैक्स की लॉजिक पे। तो पूछ लिया करें, और कुछ नहीं तो टैक्स दोस्ती ग्रुप्स में आके फोरम्स पे पूछ लिया करें, फ़र्ज़ी अपना नाम बताने के बजाय किसी और के नाम से कि जी मेरा दोस्त है उसको ये प्रॉब्लम आया है, क्या ख्याल है इसका, क्या सोल्यूशन होगा, तो आप देख सकते हैं। लास्टली वी ऑल्सो टेंड टू एग्री विद द कंटेंशन, यानी कि इफ्तिखार साहब के वकील, रेज्ड बाय द काउंसिल कि ओपनिंग बैलेंस जो टैक्स ईयर 2015 का है, अब ये किसी भी साल का ओपनिंग बैलेंस के लिए ये रूल बन गया, यहाँ एक रूल सेट कर रही है ट्रिब्यूनल। और अगर किसी को कन्फ्यूजन थी, क्योंकि देखें जैसे हम लोग होते हैं, हमारा डेली ये काम है, तो हमारे जहन में क्लैरिटी होती है जब हम क्लाइंट को कहते हैं कि आपके ओपनिंग वेल्थ ऑडिटेबल नहीं है, आपके ओपनिंग वेल्थ के लिए उतना रिगरसली, वो रिगरसली का मतलब है कि इतनी डिटेल में वो जाके नहीं पूछ सकता, और ख़ास तौर पे 122(5)(a) या 122(5) के नोटिस के तो अगेंस्ट नहीं पूछ सकता। 170 मेरे ख्याल से 176 का नोटिस आपको भेज सकता है कि फ़लाँ, और नॉन रेजिडेंट्स को भी आते हैं जिन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल की होती, उनसे टैक्स डिडक्शन हुई होती है, उन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदी होती है, तो उनको 176 का नोटिस आता है। उसका जवाब हमने वीडियोस पे भी सिखाया है, वैसे भी इसका कंसल्टेंसी भी देते हैं कि वो फिर जवाब यही बनता है कि जी मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैंने वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी है, मैंने ख़रीदी है, और मैं चूँकि बाहर से पैसे कमा के ये प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ और इस पर टैक्स भी कटा है जो मैंने अपनी रिटर्न में क्लेम किया। देन अगेन वही बात है ना, नॉन रेजिडेंट्स भी अपनी सही रिटर्न फाइल करें, अपने टैक्सेस जो कटे हैं, चाहे मोबाइल पे कटे हैं, प्रॉपर्टी पे कटे हैं, किसी चीज़ पे कटे हैं, वो भी क्लेम करें, तो उनका केस उतना ही स्ट्रांग होगा जब वो वक्त पर टैक्स रिटर्न को सही फिल करेंगे, जैसे इस केस में। तो वो कह रहे हैं कि जो ओपनिंग वेल्थ है ओपनिंग टैक्स ईयर में, वो बेसिकली क्लोजिंग वेल्थ है टैक्स ईयर 2014 की,
और उसकी इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स रिटर्न का पूरा सेट जो है वो 2014 का है, और उसको अमेंड नहीं कर सकते। यानी आप देखें वो जो 10, एक तो ऊपर वाले पॉइंट में उन्होंने वो 16 लाख को निपटा दिया कि वो 16 लाख हम कन्विंस्ड है कि वो फॉरेन रिमिटेंस हुई है और उस पर सेक्शन 111 नहीं लगता। यानी ये नहीं कह सकते कि ये पता नहीं है ये पैसे कहाँ से आए। ये बाकायदा तौर पे पता है कि या तो इस पार्टनर के नाम पे आए हैं, या वो जो अशरफ स्टील्स है यानी एओपी के नाम पर आए हैं, और किस वजह से आए हैं ये भी नहीं कि एक्सपोर्ट की थी बल्कि किसी ने भेजे थे, तो वो क्लैरिटी है। तो 111 उन ट्रांजेक्शन पे लगता है जहाँ पता ही ना हो कि ये पैसे कहाँ से आए, ये एसेट कहाँ से आया, ये एक्सपेंडिचर, जैसे आपकी सिंपल तनख्वाह है लेकिन करोड़ों रुपए आपने शादी पे खर्च कर दिए, तो ये पैसे कहाँ से आए आप एक्सप्लेन ना कर सके तो फिर 111 लगता है। तो वो कह रहा है कि टैक्स ईयर 2015 की टैक्स रिटर्न में, और मैं आपको आखिरी दफ़ा दिखा देता हूँ वो जो है वेल्थ स्टेटमेंट, ताकि आप ये ना कहें कि दिखाया नहीं था। यहाँ बात हो रही है कि ये जो टैक्स ईयर 2015 करंट ईयर के जो एसेट्स आ रहे हैं, उसमें जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स आ रहे हैं 15 मिलियन के, उनको ये नहीं कहा जा सकता कि जी 122 का नोटिस भेजा जाए टैक्स ईयर 2015 के लिए, और 122 में 5A में टैक्स लगा दिया जाए 10 मिलियन यानी 1 करोड़ पे। इस पैराग्राफ में वो ये बात कर रहे हैं, और प्रीवियस में उन्होंने कहा कि वो जो फॉरेन रेमिटेंस है वो 16 लाख भी टैक्सेबल नहीं हुए क्योंकि वो अनएक्सप्लेन नहीं है। ये जो सेक्शन है 122(5)(a) ये बेसिकली सिर्फ गलती की आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर टैक्स लगाने के लिए नॉर्मली आपको सेक्शन 111 का कोई सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह चाहिए होता है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि इस सीढ़ी पे खड़े होके आप ना तो फॉरेन रेमिटेंस के तहत कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉरेन रेमिटेंस पे हम कन्विंस हो गए ये प्रीवियस चार्ट को देख के, यहाँ जो टेबल बना है कि पैसे कैसे आए। और लास्ट बात कि जो 2015 की रिटर्न में 2014 के एसेट्स की डिटेल है, नेट एसेट्स की डिटेल है, उसको 122(5)(a) के नोटिस के तहत टैक्सेबल कंसिडर नहीं किया जा सकता। अपीलेंट टैक्स पेयर फाइल्ड हिज इनकम टैक्स अलॉन्ग विद वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2014। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन या शक है तो 2014 के लिए नोटिस भेजिए 122(9) का और 122(5)(a) का, और फिर जंप करें 111 पे। लेकिन इस केस में इस टैक्स पेयर ने, इफ्तिखार साहब ने, तो 2012 से अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स और एक तरह से 1995 से जो है ना सारी स्टोरी उनके वकील ने बताई होगी। तो इसीलिए 120 के तहत उनकी 2014 की रिटर्न एज इट इज़ एक्सेप्ट हो गई थी, और 122 की प्रोसीडिंग वगैरह उस पर नहीं हुई। इसीलिए जो है क्योंकि ये ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने एक असूल वज़ा किया है कि इट इज़ वेल सेटल्ड लॉ के असेसमेंट रिलेटिंग टू ईच ईयर इज़ एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग। तो इनको चाहिए था कि 122(5)(a) का नोटिस जो उन्होंने टैक्स ईयर 2015 के तहत भेजा है, वो फॉरेन रेमिटेंस 16 लाख या 8,15,000 जो उसने इनकम डिक्लेयर किया, उसके हिसाब से कोई गलती निकालते कि यार आपने इस पे रेट कम लगा दिया, इसको गलत खाने में लिख दिया है, आपने इसको एग्जेम्प्ट क्लेम कर लिया, तब तो वो ठीक होते हैं। लेकिन टैक्स ईयर 2015 का नोटिस भेज दिया है, और जो असेसमेंट 2014 की हुई है उसके लिए अलग से नोटिस भेजना है, जिसका मतलब है कि आप ओपनिंग वेल्थ तो नहीं पूछ सकते, आप फिर प्रीवियस ईयर का नोटिस भेजेंगे तो आप फिर प्रोसीड करेंगे, और उसमें भी फिर आपने बताना है कि आपको एसेट्स पे शक है या इसने कोई एक्सपेंस ज़्यादा किया। यानी 122(5)(a) में तो आप यही कह रहे हैं ना कि इसने टैक्स कम पे किया, क्यों, एक्सपेंस ज़्यादा क्लेम कर लिया या एसेट की इनकम। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें 2014 से, तो इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट ही नहीं हो सकती जब तक आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट का है ना, यानी कि ये जो थर्ड पेज है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, उसमें सेकंड लास्ट आइटम 7030000, ये जो है यहाँ जब तक ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू होगी रेजिडेंट पर्सन के लिए, तो उस टाइम तक ये रिटर्न ही फाइल नहीं होगी। वो बार बार कहेगा प्लीज़ रिकनसाइल योर वेल्थ स्टेटमेंट, जिसका मतलब है कि जो भी आपके नेट एसेट्स बड़े हैं, जो भी आपने पर्सनल एक्सपेंस और गिफ्ट्स दिए हैं, उनको इनफ्लोज से जस्टिफाई करना। और वैसे कोई भी फिगर यहाँ लिखी जा सकती है, लेकिन देन अगेन करेक्ट फिगर्स लिखनी है, और वो फिगर्स ऐसा ना हो कि आपको मुश्किल में डाल दें। तो ये जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है
कि हर एक साल को इंडिपेंडेंटली देखना। और मैं जस्टिस फाइज ईसा साहब का जो केस है उसको अगर इसके साथ मिला दूँ कि हर पर्सन की भी रिटर्न उसी की देखनी है। ये नहीं कहना कि जी वो आपकी फादर की या मदर की रिटर्न के अंदर ये आ रही है तो आपकी रिटर्न में क्यों नहीं आ रही। हर बंदे की रिटर्न सेपरेटली देखनी है और हर बंदे की रिटर्न भी हर साल सेपरेटली देखनी है। 2015 में जो इंक्रीज डिक्रीज आया है, पर्सनल एक्सपेंस आया है, इनकम कमाई है, गिफ्ट्स दिए हैं, वो तो आप पूछ सकते हैं इस नोटिस। वो भी इस नोटिस के तहत नहीं पूछ सकते, वो 117 के तहत ऑडिट में डिटेल में पूछ सकते हैं। इस नोटिस का बड़ा लिमिटेड स्कोप है, इस पे और भी वीडियोस हमने बनाई हैं। और अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी हैं। अगर आपको ये नोटिस आए हुए हैं और हमारी वेबसाइट पर आप अगर चले जाए होम पेज पे taxdosti.com पे, तो जो फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के सेकंड फॉर्म है रेजिडेंट फाइलर्स के लिए, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा दूसरे फॉर्म में जो फाइलर्स के सेक्शन में है कि आपको किस किस्म का नोटिस आया, 122 का आया, 100। तो आप 15 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। फॉर्म फिल करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पर कॉल कर लेंगे, तो वो तभी है। लेकिन इसको मैं कंक्लूड करता हूँ कि जो ओपनिंग वेल्थ है उसके बारे में अगर कोई सवाल पूछना हो तो प्रीवियस ईयर का नोटिस देना होगा। अच्छा, अब अज्यूम नहीं किया जा सकता कि ये बंदा अपनी रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहा है तो हो सकता है वो नॉन रेजिडेंट और इस साल रेजिडेंट बनाओ तो वो अरबों रुपए शो कर सकता है कि मेरी ओपनिंग वेल्थ है। क्यों? क्योंकि 20-25 साल से वो कमा रहा हो पाकिस्तान से बाहर और अच्छा खासा कमा रहा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो अज्यूम नहीं किया जा सकता। अगर वो अज्यूम करेंगे तो ये केस टैक्स वालों के सामने सबसे पहले रखें कि जी आपने जो कमिश्नर फैसलाबाद ने जहन बना दिया कि जी ड्यूरिंग द ईयर तो इनकम कम है, नेट एसेट्स की इनकम बिलियंस में है, तो ये कैसे। तो ये बहुत ही आइडियल केस है जो बता रहा है कि ओपनिंग को इस तरह आउटराइट आप चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, चैलेंज करेंगे तो उसका प्रॉपर तरीका है, आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। 122 वगैरह का नोटिस तो बहुत हल्का है। 176 या 177 के तहत अगर आप ऑडिट में सेलेक्ट हो जाते हैं तब उस साल के लिए 2014 के लिए, तो तब आप सारे एसेट्स लाइबिलिटी। अच्छा, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप इनकम की तो डिटेल देंगे, यानी आपको बैंक प्रॉफिट मिला है तो बैंक सर्टिफिकेट वगैरह देंगे। जैसे ही वो एसेट्स का पूछेंगे, भाई आपने तो वेल्थ स्टेटमेंट ही फाइल नहीं की, तो आप ये कहेंगे जी मैं वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने का मजाज ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों फाइल करूँ। और ना ही जब मैंने फाइल ही नहीं की तो मैं अपनी फॉरेन रिमिटेंस या वेल्थ स्टेटमेंट या एसेट या लाइबिलिटी आप उसको ऑडिट ही नहीं कर सकते। और वो भी केस आप देखेंगे इंशाल्लाह। ये बात हम करते तो आए, ये वाली बात भी जो है मैं बहुत सालों से समझा रहा हूँ लोगों को, तो अब जाके ट्रिब्यूनल ने भी वो सेम फैसला दिया। तो हर साल का अपना है, प्रीवियस ईयर का नहीं पूछा जा सकता। ओपनिंग एसेट्स जब आप डालेंगे, चाहे आप नॉन रेजिडेंट से फर्स्ट टाइम रेजिडेंट बन रहे हो, बहुत साल कमाने के बाद अब आप फाइलर बन रहे हो, तो फिर आप अपनी जो नोटिस आए हैं उसके हिसाब से स्टार्ट करें ताकि अपनी वेल्थ को आप प्रॉपरली डिक्लेयर कर सकें। वरना अगर 2021 की डायरेक्ट रिटर्न फाइल करेंगे, कमा आप 2014 से रहें और रिटर्न्स नहीं फाइल की 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की, तो फिर शक हो सकता है कि कैसे। लेकिन जब आप फाइल करेंगे और वो जो ग्रेजुअल बिल्डअप है, यहाँ देखें ना, एडिशन ये सारी जो है ना उन्होंने ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि अपील जो है वो विकेट करे। ये जो ऑर्डर्स इशू किए, ऑर्डर पास बाय बोथ अथॉरिटीज शेल बी विकेटेड, ख़त्म करें। और ये जो एडिशन यानी जो टैक्स लगाया गया है 1 करोड़ और 16 लाख पे, ये भी ख़त्म किया जाए। और अपील ऑफ द टैक्स पेयर स्टैंड एक्सेप्टेड। जो टैक्स पेयर ने बात की और जो फैक्ट्स के बाद एप्लीकेशन ऑफ लॉ किया है उसने और उसके वकील ने और उसकी रिटर्न जो बता रही है वो ठीक है। और जो खाका कमिश्नर फैसलाबाद ने बनाया था जैन में और जिसको फिर कमिश्नर अपील जो है उसने अपहोल्ड किया था, वो गलत थे। वो फैक्ट्स के अगेंस्ट भी थे और कानून के भी अगेंस्ट थे। आखिर में दोबारा कंक्लूड करूँगा जी। कंक्लूजन ये है कि आप जब भी फर्स्ट टाइम अपनी ओपनिंग नेट एसेट्स लिखते हैं जो है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, तो रेस्ट अश्योर्ड कि अब ट्रिब्यूनल के भी फैसले हैं, कल को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी इस टॉपिक पे आ जाएंगे। और आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, प्रॉपर बैंकिंग चैनल से एसेट्स खरीदे गए हैं, लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स हैं, तो आप तसल्ली से लिखें। उसके बारे में डिटेल नहीं पूछा जा सकता
और जो है अगर पूछा जाएगा तो फिर प्रीवियस ईयर के नोटिस आने। अच्छा, अब नोटिस आएंगे तो उसकी भी कोई लॉजिक होगी, एज लॉन्ग एज आपने मनी फ्लोज और सारी चीज़ें सही रखी है। अब यहाँ पे 2-3 सवाल है, आखिर कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि जहाँ लोग कहते हैं जी हमने गलतियाँ की हुई हैं प्रीवियस ईयर में, इनहेरिटेंस के एसेट ज़ीरो शो किए हुए हैं, हमारे नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर्स के वो हैं रेजिडेंट लोगों की बात कर रहा, हमने उनको अंडर वैल्यू शो किया हुआ है, ओवर वैल्यू गलती से शो किया, एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया था, अब क्या करें। ठीक है ना, क्योंकि जब एक दफ़ा वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर लेते तो चेन बन जाती है। अगर अब ये आपका तीसरा साल है तो ये जो आप जैसे ही वेल्थ स्टेटमेंट ओपन करेंगे, अब आप अपनी टैक्स ईयर 2022 की और 3 साल से आप रिटर्न फाइल करें तो 2021 की फिगर्स जो है वो आ जाएंगी, और उसमें प्रीवियस ईयर की फिगर भी आ रही होगी और इस साल की भी फिगर आ रही होगी जो बेसिकली प्रीवियस ईयर वाली ही होगी। फिर आप एसेट्स बढ़ाएंगे या लाइबिलिटीज़ डालेंगे तो इस साल के नेट करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़े। तो इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कंक्लूड करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमने, क्योंकि मेरे से सवाल कम से कम 700 to 900 टाइम्स पूछा गया है हर एक फोरम पे, और कुछ नॉन रेजिडेंट लोगों ने तो बहुत सोचने के बाद कि जी एडवोकेट एंथनी विलियम्स सही कह रहे हैं, फिर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स रिवाइज की, ज़ीरो की या फाइल ही नहीं की जब हमने उनको कहा। इसी तरह नॉन रेजिडेंट्स भी बहुत सोचने के बाद, सारे नहीं लेकिन बहुत सोचने के बाद अपनी वो चेन के तौर पे प्रॉपर चेन में उन्होंने रिटर्न फाइल की। उन्हें लगा कि शायद हम उनसे ज़्यादा रिटर्न्स में पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि आप शुरू से अपनी जो एक्चुअल फाइनेंशियल रियलिटी है उसके हिसाब से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं हूँ एडवोकेट एंथनी विलियम्स, ये नंबर वगैरह दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पे या स्केड्यूल कर लें 15 मिनट्स की कॉल, फॉर्म फिल कर लें, उसमें डेटा डालेंगे तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा वीडियोस लगती हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, ग्रुप्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछें, चीज़ें पूछें, हर एक बारीकी से जो है ये इनहेरिटेंस के से, चाहे आपने 100 सवाल पूछने हो, फोरम्स पे पूछें, ग्रुप्स पे पूछें, ब्लॉग पोस्ट के नीचे कमेंट्स पे पूछें, तो एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है। एक्सपर्ट्स की बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स दोस्ती से सीखते हैं, बहुत सारे और एडवोकेट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि कन्वीनियंट है, taxdosti.com ऑनलाइन है, यूट्यूब वीडियोज़ हैं वगैरह वगैरह, तो इन्जॉय करें। और मैं इस बात पे प्राउड हूँ कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, R&D बहुत करते हैं, और उसके बाद वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, और क्लाइंट्स के लिए तो डबल ट्रिपल जो है मेहनत करते हैं, तो उससे फिर और लोगों का भी फ़ायदा होता है। और इसी तरह हमने क्लाइंट्स को ये बताते रहे तो जो है क्लाइंट्स ने इन्जॉय किया। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जो हमारे ही वेबसाइट पर अगर आप होम पेज का पहला फॉर्म भरें, उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि टैक्स ईयर 2023 के टैक्स रेट्स एक्सप्लेन किए जाए। तो टैक्स रेट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अर्नेस्ट एंड यंग की जो टैक्स कार्ड जिसको आप कहते हैं, यानी टैक्स ईयर 2023 जो है वो 1 जुलाई 2022 से शुरू हो गया, तो गाड़ियों पे कितना करना है, प्रॉपर्टी पे कितना करना है, सैलरी पे कितना करना है, कमीशन पे बहुत सारी डिडक्शंस हैं, विद होल्डिंग है, एडवांस टैक्स है वगैरह वगैरह, इंपोर्ट पे कितना, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। और ये वीडियो आप देख रहे हैं इस वीक में, आज है 3 अगस्त, तो आप 4 या 5 अगस्त को ये वीडियो देख रहे हैं, और उसके बाद फिर टैक्स रेट्स वाली वीडियो आएगी। आप जो है ज़रूर हमारे ट्रेलर्स और हमारी वीडियोस आगे भी शेयर करें, और लोगों को इनकरेज करें कि क्वेश्चन पूछे, जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा था टैक्स दोस्ती टीम को कि देखिए आप जो है फैंस और वेबसाइट विजिटर्स और हमारे क्लाइंट्स डायरेक्टली फॉर्म फिल करके जो टैक्स दोस्ती होम पेज पे बता रहे हैं कि जी हमें इस चीज़ की वीडियो चाहिए, हमें इस पे इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं है, ये चीज़ है, तो उससे ये होता है कि हमारी वीडियोस वगैरह टू द पॉइंट और बिल्कुल क्लियर होंगी। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे, टैक्स रेट्स 2023। थैंक यू वेरी मच।